में यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। और हमने कल कहा था कि एक बार फिर से रिवाइज कर देंगे आपका सारा मामला। रिवीजन क्या है गौर फरमाइएगा। अगर मान लीजिए हमने कहा था 2, ध्यान दीजिएगा सर, 2 2 2 8 8 या 2 8, इसको आप 18 भी कर सकते हैं जैसे आपको दिल करे। तो अगर मान लीजिए कि आप मैग्नीशियम लेते हैं 12, मैग्नीशियम 12 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 8 2, तो 2 8 2 हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? हमने कहा बाइतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 2। अगर हम संयोजकता की बात करें, संयोजकता कितनी हो जाएगी? ये पहले केस में पहला केस था 1 2 3 4, तब संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर 2, यही ना था। और अगर आवर्त की संख्या की बात कीजिएगा तो आवर्त की संख्या कैसे गिनते हैं? 1 2 3 है तो 3। वर्ग की संख्या कैसे गिनते हैं सर? तो वर्ग 1 2 बाइतम कक्षा में 2 है तो इसलिए हो जाएगा सेकंड। यही बोले थे हम आपको, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आगे बहुत बार आएगा। देखिए तो कोई चैप्टर आएगा। नेक्स्ट वन इज, उसके बाद Fe, यहां से हम लोग शुरू करेंगे सर। Fe26 की बात करेंगे। Fe26 का क्या मामला है ध्यान दीजिएगा। Fe26 की अगर हम बात करें तो Fe26 का मामला क्या है गौर फरमाइएगा सर, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, गौर से देखिए 2 2 4 6 10 12 18 20 26। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की अगर बात करोगे सर, संयोजी इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बाइतम कक्षा में उपस्थित होंगे। ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा, ये और ये मिलाकर है, ये तीसरी कक्षा सर, ये और ये मिलाकर है। तो अगर हम कहेंगे पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, तो यहां पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ना ये वेरी करता है, जिसके बारे में हम आपको आगे जानकारी देंगे पीरियोडिक टेबल में। इसका जो मामला है ये संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या वेरी करता है, इसको हम लोग अभी पेंडिंग में रखेंगे, आगे बात कर लेंगे हम इसका। अब देखिए हीलियम को छोड़कर ध्यान दीजिएगा अक्रिय गैस जितनी भी है, फॉर एग्जांपल देखिए इसमें सबके बाह्यतम कक्षा में हीलियम को छोड़कर सबके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। देख लीजिए आप, ये सब अक्रिय गैस है। ये सब कौन गैस? अक्रिय गैस। हीलियम को छोड़कर सभी के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। सनोज जी, हीलियम को छोड़कर सबके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया 8, हीलियम का हो गया 2। अब संयोजकता नहीं कहेगा तो दूसरा केस में गया। अब तुम कहेगा मास्टर दूसरा केस क्या था? हम वो तुमको बताते हैं। पहला केस था केस 1, यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अगर 1 2 3 4 होगा तो जो संयोजकता होगा वो संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। इसका एग्जांपल हमने दिया था कि अगर सोडियम ले लेते हो 11 होता है, सोडियम का 11 होता है, ये 2 8 1 हो जाएगा, 1 है, इसका मतलब ये पहला केस में है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है तो संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर 1 हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप क्लोरीन लेते हो तो ये 17 होता है, ये 2 8 7 होता है, तो 2 8 7 होता है, ये 5 6 7 8, यानी दूसरे केस में आएगा। और दूसरे केस में आएगा तो क्या करेंगे सर? 8 में से 7 को घटा देंगे, यानी यहां करेंगे क्या हम 8 - 7 कर देंगे तो 1 हो जाएगा संयोजकता। संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता में डिफरेंस है सर। अब ध्यान दीजिएगा। हेलो, बफरिंग हो रहा है, रिफ्रेश कीजिए सर, फिर से बैक जाके फिर से फ्रंट में आइए, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए सर, बहुत सारे बच्चों को बफरिंग हो रहा है क्या? नेट का स्पीड चेक कीजिए। एक मिनट सर, ठीक करवाते हैं। ठीक है, देखिए तो अब बफरिंग आ रहा है। ठीक है, अब चल रहा होगा सर। अब देखिए कहते हैं हीलियम को छोड़कर सभी के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन मतलब ये दूसरे केस में जाएगा। दूसरे केस में जाएगा तो संयोजकता जब इस सबका निकालेंगे तो संयोजकता बराबर 8 - संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, 8 - 60 = 0, 8 - 60 = क्या? 0। अब देखिए ध्यान दीजिएगा सर, कहता है हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य होती है। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी गैसों की संयोजकता कितनी होती है? शून्य होती है, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में 8 होता है, 8 - 60 = 0। अब देखिए कहता है हीलियम का, लेकिन अगर कहेगा हीलियम का होता है 2 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में आओगे तो 1s2 हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 और यही संयोजकता हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखिए सर, सोडियम परमाणु है, इसको हम 2, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो हम लिखेंगे सर, इसको हम लिखेंगे मान लीजिए 2 8 8 लिखते हैं, 2 8 8, तो देखिए कैसे लिख रहे हैं। अगर 11 है तो 2 8 1 हो जाएगा यहां, ध्यान दीजिएगा सर। ध्यान दीजिएगा सर, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालने का तरीका है तो ये ठीक है, ये सर 10 ही होगा, ये आपका 10 ही होगा, क्योंकि यहां प्लस है, तो प्लस है सर, तो एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, 10 ही होगा। अब 10 होगा सर, बताओ संयोजी इलेक्ट्रॉन का बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 8, अब क्योंकि दूसरा केस में गया था 8 - 2, 8 - यहां आ जाओ, कोर इलेक्ट्रॉन कितना? कोर इलेक्ट्रॉन जो बच जाएगा वो होगा कोर इलेक्ट्रॉन। अब संयोजकता निकालोगे, संयोजकता निकालने के लिए दूसरा केस में जाना होगा, 8 - 60 = 0। सर बफरिंग ठीक हुआ तो सर ये टाइप कर दीजिए। अभी तो यहां तो मोबाइल पे देख रहे हैं सर, बफरिंग नहीं हो रहा है, देखिए मोबाइल पे चल रहा है बहुत अच्छा, और कहीं पर कोई बफरिंग नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपका हो रहा है फिर भी हो सकता है मेरे एंड से ही कोई गड़बड़ी हो, तो एक बार सर बफरिंग हो रहा है ना। कितने लोग सर अच्छे से क्लास कर पा रहे हैं? एक टाइप कीजिए अगर अच्छे से क्लास कर पा रहे हैं, 2 टाइप कीजिए अगर नहीं कर पा रहे हैं तो राइट इट डाउन। अगर अच्छे से क्लास कर पा रहे हैं तो 1, नहीं कर पा रहे हैं तो 2, रिफ्रेश कीजिए। अब आते हैं सर, ध्यान दीजिएगा, अगर हम क्लोरीन की बात करें तो ऑर्डर हमारा 2 8 8 करते हैं, तो सर क्लोरीन की बात करें 17 होता है, तो 2 8 10 7 17। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया 7, कोर इलेक्ट्रॉन हो गया सर 10, और अगर संयोजकता की बात करोगे 7 है तो इसलिए 8 - 7 = 1 हो गया। अगर क्लोरीन माइनस की बात करें तो 17 1 - 7 18, 18 हो जाएगा, 2 8 10 8 18, 2 8 8, तो सर इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया 8, कोर इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो 8 2 10,
अब संयोजकता की बात करोगे तो 8 में 60 इक्वल टू 0, फिर O8 है तो 2 6 हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 6, कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 2, अगर हम संयोजकता निकालेंगे तो 8 में से 6 गया 2, फिर आते हैं चला नियॉन 10 पर, 2 और 8 हो गया, 2 और 8 हो गया, इसका मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 8, कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई जो बच गया 100 2, और संयोजकता की बात करोगे तो 8 में 60 इक्वल टू 0 होगा। अब ध्यान दीजिएगा सर, द नेक्स्ट वन इज, तो इस तरीके से हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता निकाल लेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा सर, बहुत जगह पे सर जियो में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो एयरटेल हमको लगता है बेस्ट नेटवर्क होगा अगर आप यूज करते हैं। अब देखिए प्रचार भी हो गया उसका, लेकिन सर एयरटेल में अब किसी भैया जो जिसकी जो सर्विस अच्छी है मतलब है, आज सर आपका बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, कभी कभी होता है। चला अभी क्लास अच्छे से चल रहा है तो एक टाइप करो, और नहीं चल रहा है तो 2 टाइप कर दो, अच्छे से चल रहा है एक टाइप करो, नहीं चल पा रहा 2 टाइप करो। एयरटेल का नेटवर्क यूज करो, चलेगा धक धक चलेगा। जियो नहीं चल रहा है, देखिए हेलो, पता नहीं आज चला नेटवर्क का कुछ इशू है। आते हैं समस्थानिक में, दैट इज आइसोटॉप्स। समस्थानिक क्या है, व्हाट इज समस्थानिक? बफरिंग चेंज कीजिए, एक मिनट चला हम देखते हैं। आज पता नहीं क्यों नेट का बहुत ज्यादा इशू आ रहा है, कभी कभार होता है। चला हम जान भी दे देंगे तो नहीं हो पाएगा, ये नेट का इशू है, ये हमारा से ठीक हो जाएगा। ये बड़का बड़का जियो एयरटेल के मालिक सब का सही नहीं रहा है। एक मिनट चला देख लेते हैं, नेटवर्क चेंज करके देखते हैं। नेट आया, अब देखो कैसा चल रहा है। कहते समस्थानिक क्या है, आइसोटॉप्स। इसका समस्थानिक क्या होता है? अब देखो चला आ रहा है, हेलो 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 हेलो, ओबीएस में रेड क्यों है? अरे सब पढ़ेगा चलो, लेकिन आज नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, इसलिए आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि नेट चला दोनों में से एक भी काम नहीं कर रहा है, बहुत बफरिंग हो रहा है। चलो आज की कक्षा को हम यहीं रोकते हैं और मिलते हैं सर कल की कक्षा में, ठीक है। नेट का थोड़ा सा इशू हो गया है, पता नहीं क्यों। आज की कक्षा हम लोग सर यहीं रोकेंगे। एक मैसेज डाल दीजिए। सबको मेरा नमस्कार। सर बफरिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, हम समझ सकते हैं सर, आज पता नहीं नेट इस एरिया का डाउन है। मिलते हैं हम लोग सर कल की कक्षा में, लेकिन तब तक हम दूसरा नेटवर्क का व्यवस्था करते हैं शाम वाले 7:30 बजे वाले क्लास के लिए। अभी तो दोनों से एक भी काम नहीं कर रहा है, हो सकता है कोई काम चल रहा है सर इस एरिया में, नया नेटवर्क बिछ रहा है, इसलिए हो सकता है प्रॉब्लम आया हो, तो एक आध घंटे में ठीक हो जाएगा। अभी हम उसको नेट वाले को फोन किया, बोला 1 घंटे में ठीक होगा। तो सर एकदम टेंशन नहीं लेना, सब पढ़ेगा, जियो वाला भी पढ़ेगा, एयरटेल वाला भी पढ़ेगा। अब बफरिंग हो रहा है सर, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हो सकता है आज मेरे एंड से ही प्रॉब्लम है, इसलिए सारे बच्चों का है। जब एक आध बच्चों का है इसका मतलब मेरे एंड से नहीं है। तो आज सर इस एरिया में काम चला, 1 घंटे में वो काम खत्म हो जाएगा, तो फिर हम लोग शाम का 7:30 बजे वाला क्लास करेंगे, ठीक है। नमस्कार, मिलते हैं हम लोग सर अगली कक्षा में। नमस्कार, शुरू करते हैं सर एटॉमिक स्ट्रक्चर की अंतिम कक्षा। आप कल का क्लास आप लोग नहीं पढ़ पाए थे, थोड़ा सा कुछ बच्चे मैसेज करते हैं कि सर नहीं चल पा रहा है, बफरिंग बफरिंग बफरिंग, लेकिन सारे बच्चे क्लास कर पा रहे थे, उनके कहने पर मैंने क्लास ऑफ कर दिया। बाद में सारे बच्चे ने मैसेज किया सर मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा था। तो कृपया सर अगर कुछ बच्चों का 2-4 बच्चों 10 बच्चों का सर अब इतने हजारों में एडमिशन लेंगे तो ये हो गया करेगा। सबका नेटवर्क हम ठीक कर नहीं सकते, इन 99 टका में हमारा कैसे होगा, और देगा 10-20 हज़ार टका तो सोचिए सकते हैं, वो लाइन बिछवा देंगे यहाँ से वहाँ। लेकिन चलिए मेरे बस की बात नहीं, मोदी जी करते हैं। आपका जो स्पीड है इट टोटली डिपेंड अपॉन द मोदी जी। मोदी जी कितना हाई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं। अब आते हैं सर हम लोग एसके झा, केमिस्ट्री थ्योरी बुक 7 तारीख से सर्वत्र उपलब्ध है आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। आते चला समस्थानिक में, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजकता तक। अब हम सर आगे बढ़ते हैं, समस्थानिक में आते हैं। किसमें आते हैं सर? समस्थानिक में आते हैं। व्हाट इज आइसोटॉप्स? आइसोटॉप्स बोले तो समस्थानिक। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम समस्थानिक की बात करें, किसकी बात करें सर? समस्थानिक की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम चला बात करें समस्थानिक की, किसकी बात करें? समस्थानिक की बात करें, तो समस्थानिक में एकदम आराम से चला, समस्थानिक की अगर हम बात करें तो जैसे ऑक्सीजन है, या यूं कहिए कि ऑक्सीजन की जगह पर हम लोग ले लेते हैं सर कार्बन 6-12 और कार्बन 6-14। इतना खतरनाक क्वेश्चन इससे पूछा इस बार कि तू सोच नहीं सकता, मैं तुमको दिखाने जा रहा हूं। कार्बन 6-12 कार्बन 6-14, कल के टेस्ट में मैंने ये क्वेश्चन डाला हुआ था। अब कार्बन 6-12 कार्बन 6-14 है ना, ध्यान दीजिएगा, कार्बन 6-12 कार्बन 6-14 है। अब ध्यान दीजिएगा सर, इसमें ये दोनों एक दूसरे के समस्थानिक है। इसमें होता क्या है कि आप प्रोटॉन की संख्या देखिए कितनी, 6। उससे पहले हम लोग देखेंगे सर इलेक्ट्रॉन, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या दैट इज जेड। परमाणु संख्या हो गया 6, तो प्रोटॉन की संख्या भी हो गई 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हो गई 6। अब जब न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं सर तो 12 में 6 गया 6। अब जब हम यहां आते हैं सर, ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हम परमाणु संख्या निकालते हैं, परमाणु संख्या कितनी? परमाणु संख्या हो गई सर 6,
प्रोटॉन की संख्या कितनी? तो 6। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? तो 6। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी सर? तो 14 में से 6 गया 8। अब ध्यान से देखिएगा, कल संभारिक का क्वेश्चन था। अब जब आप ध्यान से देखें, हम बोले इलेक्ट्रॉन पर भरोसा नहीं थे। अरे सर इसका क्वेश्चन आप जो पढ़ते हो ना उसके हिसाब से नहीं आता, क्वेश्चन बड़ा टफ आता है। इलेक्ट्रॉन पर भरोसा नहीं थे। इलेक्ट्रॉन पर अगर भरोसा नहीं थे इसका मतलब हम इसकी बात ही नहीं करेंगे। आप चला किसकी बात करेंगे? इसका मतलब इन दोनों की बात करेंगे। यह समान होता है समस्थानिकों में परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या। परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या समान होता है। इस पर इसका कोई बात नहीं, इस पर भरोसा नहीं करते क्योंकि आवेश आने पर ये बदल जाता है। इसलिए इसको हम कहते हैं गंदे नस्ल का होता है ये इलेक्ट्रॉन। ये समय समय पर चेंज होते रहता है। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन अलग अलग होता है। ध्यान दीजिएगा, परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या समान, इलेक्ट्रॉन की संख्या का कोई बात नहीं है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग। न्यूट्रॉन की संख्या क्या अलग अलग। अब कहेंगे क्या सर? ध्यान दीजिएगा, हम कहेंगे कि समस्थानिकों में परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या समान होती है। तो समानता जो समस्थानिक में होगा वो प्रोटॉन या परमाणु संख्या के कारण, और जो विषमता होगा इसमें 6 है इसमें 8 है, तो विषमता जो होगा वो न्यूट्रॉन के कारण होगा। विषमता किसके कारण होगा? न्यूट्रॉन के कारण होगा। विषमता किसके कारण होगा? चला न्यूट्रॉन के कारण। यहाँ 6 है यहाँ 8 है। अब ध्यान देना, समानता किसके कारण होगा? तो हम कहेंगे समानता परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या के कारण। अगर विषमता किसके कारण होगा? तो कहेंगे न्यूट्रॉन के कारण। विषमता किसके कारण होगा? तो न्यूट्रॉन के कारण। क्लियर? अब ध्यान जवाब दीजिएगा, तो समस्थानिक एक ही तत्व के होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का होगा ना, हाइड्रोजन का 1 1, हाइड्रोजन का 1 2, हाइड्रोजन का 1 3। अब गौर से देखिए, समस्थानिक जो होते हैं एक ही तत्व के होते हैं। एक ही तत्व के होते हैं लेकिन खाली भार अलग अलग होता है। आयरन के 1 किलो लो, 2 किलो लो, 3 किलो लो, रासायनिक गुण समान होगा क्योंकि है वो आयरन। ऐसा है कि 1 किलोग्राम आयरन लेंगे तो आयरन है, 1 किलोग्राम आयरन लेंगे तो आयरन है, 2 किलोग्राम आयरन लेंगे तो एल्युमिनियम हो जाएगा, 3 किलोग्राम आयरन लेंगे तो एल्युमिनियम हो जाएगा। नहीं होगा, आयरन आयरन नहीं रहेगा। नहीं जानती, समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं। आयरन होगा आयरन होगा, कार्बन होगा कार्बन होगा, लेकिन द्रव्यमान अलग अलग होता है। द्रव्यमान अलग अलग होने के कारण भौतिक गुण अलग अलग होता है। तुमका मास्टर नहीं बुझे भौतिक गुण की होता है। अब भौतिक गुण का मतलब हुआ चला, जैसे हम इतना बड़ा है तो मेरा भौतिक गुण ये हुआ, खली है वो इतना मोटा है तो उसका भौतिक गुण अलग हो गया। द्रव्यमान के हिसाब से, आकार के हिसाब से भौतिक गुण होता है, और अंतरूनी क्रियाकलाप के अनुसार उसके गुण के आधार पर उसका रासायनिक गुण होता है। हम अभी इतना मोटा है, हम इतना मोटा हो जाएंगे तो मेरा भौतिक गुण बदल गया, लेकिन मेरा रासायनिक गुण जो मेरे अंदर है, जो मेरा डीएनए है, जो मेरा आरएनए है, जो मेरा प्लाज्मा है, वो वही है। मतलब भार के बढ़ने से, अभी ये कार्बन 12 इतना बड़ा है तो कार्बन 14 ज्यादा मात्रा हुआ इतना बड़ा होगा, भौतिक गुण बदल जाएगा, लेकिन रासायनिक गुण समान होगा क्योंकि आयरन दोनों आयरन रहेगा, दोनों कार्बन रहेगा, तीनों हाइड्रोजन रहेगा। तो रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग। ध्यान दीजिएगा सर, रासायनिक गुण समान अब भौतिक गुण अलग अलग। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा सर, कहते हैं क्या कहते हैं, समस्थानिक की अगर हम बात करें तो समस्थानिक के भौतिक गुण समान, अब भौतिक गुण अलग अलग क्योंकि ये 12 ये 14, और रासायनिक गुण यानी दोनों कार्बन है तो दोनों समान। रिफ्रेश कीजिए। अब दूसरी बात ध्यान देना, हमने फिर से कहा कि समस्थानिक, अवसर इसका क्वेश्चन बड़ा अलग थलग पूछता है। समस्थानिक के भौतिक गुण अलग अलग क्योंकि एक 12 एक 14 है, और रासायनिक गुण समान, ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है। ठीक है? और समानता जब भी होगी प्रोटॉन या परमाणु संख्या के कारण और न्यूट्रॉन के कारण विषमता होगी। तो समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक एक ही तत्व के, एक ही तत्व, एक कार्बन हाइड्रोजन नहीं होगा, एक ही तत्व के दो परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार अलग अलग, उसे समस्थानिक कहेंगे। अगर समस्थानिक में समानता किसके कारण होती है तो कहेंगे प्रोटॉन की संख्या के कारण या परमाणु संख्या के कारण। अगर विषमता किसके कारण होती है तो कहेंगे न्यूट्रॉन के कारण। अब गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा, कहता है समस्थानिक आइसोटॉप्स, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान, जैसे ये कार्बन 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 6 12 है, कार्बन 6 14 है, तो ध्यान दीजिएगा, एक ही तत्व के परमाणु, एक के तत्व, ये भी कार्बन ये भी कार्बन, जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। परमाणु संख्या समान होगा 6 6 लेकिन द्रव्यमान अलग अलग, 12 ये 14। अर्थात प्रोटॉन की संख्या समान किंतु होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। प्रोटॉन दोनों में समान होगा, यहां भी प्रोटॉन 6 है, यहां भी प्रोटॉन 6 है, और यहां भी परमाणु संख्या 6 है, यहां भी परमाणु संख्या 6 है। ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता किसके कारण? समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता किसके कारण? न्यूट्रॉन की भिन्नता के कारण होती है। इनके प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं, आपके सामने है, प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन भिन्नता किसके कारण होती है? न्यूट्रॉन के कारण। ये हम अलग से लिख दिए ताकि तुमको इसका क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। अब ध्यान देना, रिफ्रेश इट। कहते हैं समस्थानिकों की परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता न्यूट्रॉन में भिन्नता के कारण होता है, और इसमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा सर, आपके सामने है कार्बन 6 12, कार्बन 6 12 आते हैं सर कार्बन 6 12 पे। जब कार्बन 6 12 पे आप आइएगा सर, ध्यान दीजिए, और ये 6 14 है, तो प्रोटॉन की संख्या हो गई 6, परमाणु संख्या भी 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हो गई 6, न्यूट्रॉन निकाल कर 12 में 6 गया 6, अब परमाणु भार निकाल कर 12, ये यहां से भी प्रोटॉन की संख्या 6, परमाणु संख्या भी 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, न्यूट्रॉन की संख्या 8, 14 में 6 गया 8, अब परमाणु भार हो गया 14। तो तुम गौर से देखो हम क्या बोले, इलेक्ट्रॉन पर भरोसा नहीं है, इसको काट दो। प्रोटॉन की संख्या बराबर है या परमाणु संख्या, तो समानता जब भी होगा समस्थानिकों में, समानता जब भी होगा वो होगा प्रोटॉन या परमाणु संख्या के कारण, और विषमता जब भी होगा वो होगा न्यूट्रॉन या परमाणु भार के कारण, मिली न्यूट्रॉन के कारण। इसके कारण विषमता होता है, इसके कारण क्या होता है? विषमता होता है। ठीक है? अब जिनका बफरिंग कर रहा है बैक से जाके फिर से फ्रंट पे आएंगे, बैक से जाके फिर से फ्रंट पे आएंगे। द नेक्स्ट, समस्थानिकों का उपयोग, समस्थानिकों का क्या उपयोग? अब ध्यान दीजिएगा सर, कार्बन 14 का नाम सुने हैं? 14 कार्बन जो होता है, कार्बन 14, इसका उपयोग जीवाश्म की उम्र का पता लगाने में करते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्म की उम्र का पता लगाने में करते हैं। ठीक है? पता नहीं बफरिंग का क्यों मैसेज आ रहा है।
अच्छा एक बार सर हमको ये बताओ, देखते हैं कितने लोगों का बफरिंग हो रहा है। सर जिनका बफरिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो एक टाइप कीजिए, और जिनका हो रहा है वो दो टाइप कीजिए। एक बच्चा एक ही बार टाइप करेगा। टाइप इट सर, टाइप कीजिए सर। देखो मोबाइल, देखते हैं सर, हमने नेटवर्क चेंज किया है एक में भी कि अब अभी आ रही है, देखो अब ठीक है। हेलो हेलो, पता नहीं किसी किसी की चल रही है, देखते हैं सर, दिखवा रहे हैं, हमने फोन किया है, बहुत जल्द से कुछ ना कुछ होगा। हम फोन किए हैं सर, देखते हैं क्या होता है। ये ऑनलाइन की समस्या है सर, सब लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, जितने भी टीचर हैं सारे लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, लाइव में प्रॉब्लम आ रही है कहीं ना कहीं। अब देखते हैं हम लोग सर, फिर भी ठीक करवाने की कोशिश करते हैं कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। आते हैं इधर सर, हेलो हेलो, आते हैं इधर सर, कहते हैं समस्थानिक की बात करते हैं। समस्थानिक में अगर हम कार्बन 14 की बात करें, जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? क्या किसका उपयोग सर? कार्बन 14 की अगर हम बात करें, जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए हम कार्बन 14 का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं सर? कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए किया जाता है। यूरेनियम का नाम सुने हैं? यूरेनियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। यूरेनियम का जो उपयोग है वो नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में क्या चीज के लिए किया जाता है सर? नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया यूरेनियम से ही संपादित होती है। आयोडीन की कमी से घेरा रोग होता है, आयोडीन एक्सट्रैक्ट का उपयोग घेरा रोग के उपचार में करते हैं। उसके बाद आयरन, आयरन की कमी से सर एनीमिया होता है, तो आयरन का उपयोग एनीमिया रोग के उपचार में करते हैं। सोडियम का उपयोग NH24 नहीं चल रहा, NH24 का उपयोग सर रक्त का थक्का का पता लगाने में करते हैं। आर्सेनिक 74 का उपयोग हम लोग सर ब्रेन ट्यूमर के इलाज में करते हैं। मामला क्या है सर, तुमको याद कैसे रहेगा? आयोडीन जब ये हो गया सर घेरा रोग के उपचार में, आयोडीन जब ये हो गया मतलब कौन रोग के उपचार में? घेरा रोग के उपचार में, क्योंकि आयोडीन की कमी से घेरा रोग होता है। उसके बाद आ जाइए आप आयरन, आयरन जब ये हो गया, आयरन 26 की अगर हम बात करें तो आयरन का उपयोग सर एनीमिया रोग के उपचार में करते हैं। उसके बाद आर्सेनिक 74 ब्रेन ट्यूमर के उपचार में करते हैं। सोडियम 23 रक्त के थक्के का पता लगाने में करते हैं। क्या करें, चला पता नहीं नेटवर्क का क्या इशू हो रहा है। सुबह वाली क्लास तो बहुत अच्छी चली थी, देखो अभी हम भी चला रहे हैं दो अलग अलग नेटवर्क पे। एयरटेल बहुत अच्छा चल रहा है और जियो रुक रुक के चल रहा है। जियो का लोड बढ़ गया सर, और कोई बात नहीं। देखो अभी दो अलग अलग नेटवर्क हम चला रहे हैं, हम ही चला रहे हैं सर। तो ये देखो दो अलग अलग नेटवर्क चल रहा है, ये एयरटेल है और ये जियो है। एयरटेल में देखो एकदम धुआंधार बैटिंग चल रहा है और जियो वाला रुक जा रहा है। जियो वाला देखो एकदम रुक रहा है, एयरटेल वाला बहुत अच्छे से चल पा रहा है। एयरटेल पे चैटिंग भी खूब अच्छा चल रहा है सर। देखो ये मेरा इशू नहीं है, ये उधर उस एरिया के नेटवर्क का जियो का प्रॉब्लम है। आप गौर से देखो, तुम्हारे सामने देखो दोनों नेटवर्क चल रहा है। ये देखो ये तुम्हारा जियो है, देखो रुकले रह गया। एयरटेल देखो धाई धाई चल रहा है, ये एयरटेल है, ये देख रहा है एयरटेल है, एकदम धाई धाई चल रहा है। देखो जियो का स्पीड कितना कम है। तो जियो में कमेंट्स तुम देखो दोनों पर, ये जियो है, ये जियो है, जियो जहाँ मेरा उंगली हिल रहा है, देख तुम्हारे सामने है। जियो का स्पीड देखो कमेंट का, एयरटेल का देख लो, ये डिफरेंस है सर, जिसको आप नेटवर्क डिफरेंस कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम आ रही है सर जियो में, एयरटेल में नहीं फंस रहा है सर। एयरटेल में सर नहीं फंस रहा है। देखिए आप मेरे सामने, हमने दो नेटवर्क को अलग अलग चेक किया है। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है सर, आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? जियो में सर प्रॉब्लम आ रही है, एयरटेल का एकदम फुल टू झक्कास चल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल रहा है ना, एयरटेल मस्त चल रहा है सर। आप लोग क्या करो सर, अभी अगर आपसे हो पाए सर तो आप कोशिश करो कि आज ही एयरटेल का सिम ले लें और एयरटेल का ही सिम चलाओ सर, वो ज्यादा बेहतर है। अगर अभी 2-300 रुपया सर आपका हो सकता है एक्स्ट्रा खर्च हो जाए, लेकिन हो सकता है कि आपका काम भी हो जाए जिंदगी भर के लिए। और ऐसा नहीं हो कि जियो जैसा ही गरीब आप रह जाए और नौकरी ना हो। मेरे तरफ से हम देखो दोनों अलग नेटवर्क हम चेक किए हैं, जियो में प्रॉब्लम आ रही है, एयरटेल धक धक चल रहा है। अब सर आप लोग 2-300 रुपया का मोह त्याग दें, क्योंकि मोह को त्यागिएगा तो सर मोक्ष की प्राप्ति होगी, नहीं तो 300 के मोह में चल जाएगा बुरा में। इसलिए आप देख लीजिए सर क्या करना है। एयरटेल एकदम ठीक चल रहा है, एयरटेल एकदम सर ठीक चल रहा है। ये जियो की समस्या है, आप लोग सर वोडाफोन या जियो ले एयरटेल ले लीजिए, जियो का त्याग कर दें सर। अब समय हो चला है, जियो का सर्वनाश होने पर है, आप उसका सर एकदम बुरा में भेज दीजिए उसको। अभी सर सारे बच्चों का चल रहा है, अभी देखिए सारे बच्चों का चल रहा है कि नहीं चल रहा, फिर अगर नहीं चलेगा तो उसका दूसरा जुगाड़ करते हैं। अब टाइप कीजिए तो सर हम 10 मिनट ज्यादा पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक जिसका बफरिंग नहीं हो रहा है, दो जिसका हो रहा है, जल्दी टाइप कीजिए सर। बहुत अच्छा चल रहा है, वेरी गुड। सुबह में ठीक था ना सर, तो एयरटेल ले लीजिए सर, एकदम एयरटेल ले लीजिए। ऐप में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम दोनों अलग अलग पे चला के देखें, चला एयरटेल पे चल रहा है, जियो पे नहीं चला, इसका मतलब उस नेटवर्क में प्रॉब्लम है। सुबह में क्लास में कहां प्रॉब्लम होता है? अब मैक्सिमम बच्चों का ठीक हो गया है। जिनका नहीं हुआ ना, बैक जाके फिर से आइए फ्रंट पे, ऐप को बंद कर लीजिए, बंद करके फिर से आप अपना ऐप खोलिए,
ऐप को बंद कर लीजिए, बंद करके फिर से अपना देखिए। कहते हैं कार्बन के समस्थानिक कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्म की उम्र का पता लगाने में किया जाता है। यूरेनियम के समस्थानिक यूरेनियम 235 का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। आयोडीन के समस्थानिक 131 का उपयोग घेघा रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच में। लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है, इसलिए लोहे के समस्थानिक कार्बन 26 का उपयोग एनीमिया रोग का पता लगाने में किया जाता है। आर्सेनिक का उपयोग ब्रेन ट्यूमर, आर्सेनिक के समस्थानिक आर्सेनिक 74 का उपयोग ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। आपको अगर याद ना रहता, 100 को याद है, कार्बन 14 जीवाश्म के ऊपर का पता। आयोडीन घेघा रोग के उपचार में, आयोडीन किसके उपचार में? घेघा रोग के उपचार में। आयोडीन किसके उपचार में? घेघा रोग के उपचार में। देखो ये तुम्हारा क्या बोला चला? बढ़िया चल रहा है। एयरटेल है, कौन है? जियो है? हाँ जोर से बोलो, एयरटेल है कि जियो है? एयरटेल पे सर चल रहा है। आप लोग एयरटेल लेके बच्चा ही फोन कर रहा है, हम लोग का चल रहा है, इसलिए सर आपके एंड से प्रॉब्लम, मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना नेटवर्क चेंज करें कृपया, ठीक है? ये अब मेरे एंड से रहेगा। चला एक सवाल बोलते हैं अमेरिका से सर, ये जो हमारे गरियार हैं आप लोग, एक लाइन के बाद हम आपको समझा देते हैं सर। मान लीजिए कि ये अमेरिका है सर, यहाँ से हम लोग सर तेल लाते हैं और ये पाइप के थ्रू गया और ये सर अलग अलग जगह पर चला गया। अलग कहाँ गंदगी नहीं है, बफरिंग होगा। बोलो ध्यान दीजिएगा। आयोडीन के समस्थानिक 131 का उपयोग घेघा रोग के पता के लिए किया जाता है, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच में। लोहा के समस्थानिक आयरन 26 का उपयोग एनीमिया रोग का पता लगाने में। आर्सेनिक के समस्थानिक आर्सेनिक 74 का उपयोग ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। अब देखिए सर, उसके बाद आप आ जाइए सर, कोबाल्ट का नाम सुने हैं? कोबाल्ट का उपयोग कैंसर का पता लगाने में करते हैं। और सोडियम का उपयोग हम बोले रक्त का थक्का का पता लगाने में करते हैं। कोबाल्ट का समस्थानिक CO60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, क्योंकि इसमें गामा किरण निकलता है। और सोडियम के समस्थानिक Na24 का उपयोग रक्त का थक्का का पता लगाने में करते हैं। अल्प रक्तता, क्षय रोग, टीबी की जांच में आयरन 59। रक्त प्रवाह का वेग मापने में आयरन, फ्लोरीन और सोडियम। अस्थि रोगों के उपचार में फास्फोरस। पौधों में उर्वरकों के प्रभाव की जांच करने में कार्बन 12। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अध्ययन में कार्बन 32। तेल के कुओं के अध्ययन में पाइपलाइनों के रिसाव का पता लगाने के लिए सोडियम 24। इतने का सर उपयोग होता है। तीसरा आपको याद रखना पड़ेगा, कितना को याद रखें सर? इतना नहीं याद रखना, 7 नंबर तक याद रखें। 7 6 5 4 3 2 1 इतना याद रखें सर, मात्र 7। कहिएगा सर याद कैसे? याद नहीं रखना। आयरन है एनीमिया, क्योंकि रक्त में आयरन होता है। आयोडीन है घेघा, क्योंकि उसकी कमी से घेघा रोग होता है। सोडियम है रक्त का थक्का। यूरेनियम नाभिकीय रिएक्टर। कार्बन 14 जीवाश्म की उम्र का पता। कौन से कोबाल्ट, कौन से कैंसर, इतने याद रखना। हम लोग जैसे आता है ना, अच्छा आयोडीन है घेघा रोग के उपचार में, अच्छा सोडियम है रक्त का थक्का का पता लगाना, अच्छा आयरन है एनीमिया रोग के उपचार में, अच्छा आयरन है कौन रोग के उपचार में? एनीमिया रोग के उपचार में। बोलेंगे अगर कहेगा कि बताओ यूरेनियम, कहेगा नाभिकीय रिएक्टर में, तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में। अच्छा कार्बन 14 जीवाश्म की उम्र का पता लगाना। क्लियर? अब देखो सर, आपने इतने याद रखना 7 नंबर तक। अब ध्यान दीजिएगा सर, समस्थानिक सबसे अधिक किसके हैं? पोलिनियम के। सबसे अधिक अगर आप समस्थानिक की बात करोगे सर, तो सबसे अधिक समस्थानिक किसके हैं? पोलिनियम के। सबसे अधिक समस्थानिक किसके हैं? पोलिनियम के। कितने? 27। सबसे अधिक समस्थानिक किसके हैं सर? पोलिनियम के। कितने? 27। सबसे अधिक समस्थानिक किसके? पोलिनियम के। कितने? 27। तुमको कहेगा समस्थानिकों की संख्या सबसे अधिक किसकी, तो कहेंगे पोलिनियम की। और कहेगा न्यूट्रॉन की संख्या बदलने से समस्थानिक बदल जाते हैं, मतलब समस्थानिकों में जो भिन्नता होती है वो किसके भिन्नता के कारण? न्यूट्रॉन में भिन्नता के कारण। न्यूट्रॉन में भिन्नता के कारण समस्थानिकों में भिन्नता, समस्थानिकों में भिन्नता, किसमें भिन्नता के कारण? असमानता, प्रोटॉन में समानता के कारण। तुम कहेगा नहीं समझे मास्टर, रिफ्रेश। हम तुमको यहां बताए हैं, याद करो भैया, हम तुमको बताए हैं कि समानता होगा तो किसके कारण? प्रोटॉन और परमाणु संख्या के कारण, और विषमता जब भी होगा न्यूट्रॉन के कारण होगा। ये बताएं। अब देखो कहता है सबसे अधिक समस्थानिक पोलिनियम के लगभग 27। न्यूट्रॉन की संख्या बदलने से समस्थानिक बदल जाता है। न्यूट्रॉन की संख्या बदलने से समस्थानिक बदल जाते हैं। समस्थानिक केवल रासायनिक विशेषता समान होती है, परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग होता है। रासायनिक विशेषता क्यों समान होती है सर? क्योंकि दोनों कार्बन होता है, तो दोनों कार्बन का केमिकल गुण समान होगा। द्रव्यमान अलग होता है, इसका 6 12 होता है, इसका 6 14 होता है, द्रव्यमान अलग हो जाएगा। अब कहते हैं संभारिक, यहां पर सर झोल है, कल भी क्वेश्चन सर यहां पर मुझे लिख भी लिया है, नाभिक की संख्या समान। संभारिक क्या होता है? संभारिक की जब ये बात करेगा सर, संभारिक की जब बात करेगा तो ध्यान दीजिएगा। संभारिक मतलब भार समान। संभारिक मतलब क्या? भार समान। भार समान जैसे आर्गन 1840, कैल्शियम 2040। ध्यान देना चला, आर्गन 1840, कैल्शियम 2040 है ना। अगर आर्गन 1840 है, यहां पे दोनों का भार समान है, इसका भी 40 है, इसका भी 40 है, दोनों का भार सर समान है, इसका भी 40 है, इसका भी 40 है। देखो अब अगर हम यहां से लेते हैं चला परमाणु संख्या दैट इज Z, दैट इज 18, प्रोटॉन की संख्या दैट इज 18, इलेक्ट्रॉन की संख्या दैट इज 18, न्यूट्रॉन की संख्या दैट इज 40 - 18 इज इक्वल टू 22। कल यही क्वेश्चन था। देखो लड़का लिख रहा है एयरटेल चल रहा है, जियो भगाओ जिंदगी बचाओ। अरे हम गुस्सा क्यों दिलाएंगे? देखो गुस्सा करने से क्या हो जाएगा? 99 का गर्दन काटेगा तो बोलो आओ काट लो। हम की करेंगे बता? है हमारे बस में ऑप्टिकल फाइबर ट्राली हम बिछवा दें, ये मोदी जी करेंगे, जगह बोर्ड दिया है। अब तो हम जब कह रहे हैं जियो में बिका हुआ है भारत, तो सोच समझिए नहीं, छोटा सब जियो ले लिया, इतना स्लो नेटवर्क, नो बफरिंग। देखो आइडिया जिंदाबाद, मतलब आइडिया चल रहा है, एयरटेल चल रहा है। किनका कौन सा नेटवर्क है चल रहा है? जल्दी जल्दी लिखो तो, जिसका जो नेटवर्क है चल रहा है। और कोई भी जियो को गाली नहीं देगा, और गाली और अपशब्द का यूज करोगे तो मामला गड़बड़ा देंगे, हम ब्लॉक कर देंगे, हम क्लास नहीं कर पाओगे, पैसा नहीं देंगे।
देखो क्या नहीं, हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ये हो सकता है। बीएसएनएल अभी मार्केट में ही है कल। अब आ जाओ इधर। अगर हम बात करें सर, तो ये हो गया आपका परमाणु संख्या, लगभग सारे बच्चों का चल रहा है, जिनका नहीं चल रहा है कल से चलेगा, टेंशन लेना, वीडियो अपलोड कर देख लेना। देखते हैं अगर मेरे तरफ से भी कुछ हो पाता है तो हम करते हैं सर, मेरे तरफ से भी कुछ अगर हो पाता है तो हम करते हैं सर। अब ध्यान देना, अगर परमाणु संख्या 18 है या प्रोटॉन की संख्या 18, इलेक्ट्रॉन 18, न्यूट्रॉन 40 में 18 इक्वल टू 22 है। यहां पर अगर परमाणु संख्या निकालते हैं सर, यहां पर अगर परमाणु संख्या निकालते हैं 20 से होगा, प्रोटॉन की संख्या भी 20 हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 20 हो जाएगी, क्योंकि यहां जो होता है वही परमाणु संख्या, वही प्रोटॉन, वही इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालते हैं 40 - 20 इज इक्वल टू 20। अब परमाणु भार की अगर बात करोगे, परमाणु भार की अगर बात करोगे, यहां भी परमाणु भार 40 और यहां भी परमाणु भार हो जाएगा चला 40। अब तुम जब गौर से देखोगे तो परमाणु संख्या Z बराबर P बराबर E है, दैट इज 18, न्यूट्रॉन 40 में से 18 गया 22 है, ठीक है। परमाणु संख्या Z बराबर 18 है, प्रोटॉन 18 है, इलेक्ट्रॉन 18 है। यहां तुम गौर से देखोगे इलेक्ट्रॉन पे तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है, तो इसको काट दो। अब बच गया तुम्हारा परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या, देखो अलग अलग है। परमाणु भार देखो समान है, परमाणु भार समान है, और ये अलग अलग है। अब ध्यान देना, हम कहेंगे संभारिक में परमाणु भार समान होता है, लेकिन तुम गौर से देखो ये जो परमाणु भार 40 है, इसको हम न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन का योग भी देखो 40 है। ध्यान से देखो, न्यूट्रॉन है 22 प्लस 18 इज इक्वल टू 40। यहां गौर से देखो 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 40। यहां भी देखो दोनों का योग कर दोगे, ये भी 40 होगा। और तुम जब गौर से देखोगे सर, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो होता है, ये न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये परमाणु भार के बराबर है, ए के बराबर, 40 मतलब ए के बराबर। तो n प्लस p इज इक्वल टू ए, और n प्लस p को हम नाभिक भी कहते हैं। तो नाभिक बराबर ए, जब ए समान होगा इसका मतलब नाभिक भी समान होगा। ए चूंकि समान है, इसका मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन भी 40 के बराबर है, इसका मतलब नाभिक भी समान है, क्योंकि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को नाभिक कहते हैं। तो तुम ये कह सकते हो कि किसी भी संभारिक में भार समान होता है, या नाभिक समान होता है, या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन समान होता है, या न्यूक्लियॉन समान होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को एक साथ न्यूक्लियॉन कहते हैं। कल का सवाल यही था, ठीक है। फिर से देखो, अगर तुमको कहेगा आप सर को जमाना चला गया कि संभारिक में भार समान होता है, अब जमाना नहीं है कि संभारिक में भार समान होता है, ऐसा कोई क्वेश्चन हमने पूछता है। ध्यान देना सर, ये आज और कल प्रॉब्लम हुआ है, हम बात करते हैं सर, इसको भी ठीक करेंगे। देखते हैं सर, अगर मेरे तरफ से भी कुछ हो पाता तो हम आज करवाते हैं। कहते हैं संभारिक में भार समान होता है 40-40 है, लेकिन सर ये जो भार है ना, ये 40, ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के योग के बराबर है, ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के योग के बराबर है। इसका मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर, संभारिक में भार समान होगा, मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन समान। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को नाभिक भी कहते हैं, इसी को न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। तो संभारिक में क्या क्या समान होगा? भार समान होगा, नाभिक समान होगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या दोनों में समान होगी। इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन आएगा 40, इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन आएगा 40। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या समान होगी, भार समान होगा, न्यूक्लियॉन समान होगा, नाभिक समान होगा। अब गौर फरमाइएगा, कहते हैं सबसे अधिक समस्थानिक किसके हैं? पॉलिनियम के, लगभग 27। न्यूट्रॉन की संख्या बदलने से समस्थानिक बदल जाता है, न्यूट्रॉन की संख्या बदलने से समस्थानिक क्या हो जाता है? बदल जाता है। बार बार बोले न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग रहती है दोनों में। समस्थानिक का रासायनिक विशेषता समान होता है, परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। रासायनिक विशेषता समान होता है, परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। यहां पर सर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, रासायनिक विशेषता असमान होता है, इसलिए कि आर्गन होता है वो कैल्शियम होता है। रासायनिक व्यवस्था जो होता है विशेषता वो असमान होता है, परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। अच्छा, ये तो समस्थानिक का ही पार्ट है, चलो ये ठीक है। ये संभारिक यहां से शुरू है सर। कहता विभिन्न परमाणु जिनके परमाणु भार समान होते हैं एक दूसरे के संभारिक कहलाते हैं। संभारिक में नाभिक की संख्या समान होती है। अब गौर से देखो, संभारिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या समान है, इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 40 है, इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 40 है। अब ध्यान देना, आज की कक्षा में थोड़ा सा प्रॉब्लम जो भी आ रहा है सर, कल हम लोग इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा नेटवर्क चेंज कीजिए। संभारिक में नाभिक की संख्या समान होती है, दोनों में 40-40। अब देखो आप, ये 6 14 7 14 आर्गन 18 40 20 40, तुम देखो इसका भी 40 इसका भी 40 इसका भी 14 इसका भी 14। यहां पर आप एक लाइन सर मेरे तरफ से लिख लीजिए, जो क्वेश्चन अभी करंट ट्रेंड में है। आप एक लाइन लिखेंगे कि संभारिक में समभारिक, जिनका नहीं चल पा रहा है सर डाउनलोड करके सर आप देख लीजिएगा, या बाद में आप चला के देख लीजिएगा। कल वैसे हम ठीक करते हैं, और आप लोग भी सर अपना नेटवर्क जो उस एरिया में फास्ट है उसको लगवाइए। संभारिक में भार प्लस नाभिक, प्लस नहीं कहते हम लोग, या कहते हैं भार या नाभिक या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन या न्यूक्लियॉन समान होता है। ध्यान दीजिएगा, संभारिक में भार या नाभिक या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन या न्यूक्लियॉन समान होता है, इसको अलग से लिख लीजिए, राइट इट डाउन। हो गया। आज से थोड़ा प्रॉब्लम है, देखते हैं हम कल ठीक करवाते हैं, इसका कोई सॉल्यूशन करते हैं सर। लिखिए लिखिए। अब आते हैं, चला इसमें से कोई भी ऑप्शन तुमको दे सकता है, या तो दे देगा भार समान, या तो दे देगा भार समान, या तो नाभिक समान, या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन समान, या न्यूक्लियॉन समान। अब आ जाइए सर आप इधर। उसके बाद हम आते हैं भार, देखो दोनों का समान, इसका भी 14 इसका भी 14 इसका भी 40 इसका भी 40। उसके बाद सम न्यूट्रॉनिक में आते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं इसको। नाम है सम न्यूट्रॉनिक, मतलब न्यूट्रॉन समान। सम न्यूट्रॉनिक मतलब कौन समान? न्यूट्रॉन समान। संभारिक मतलब कौन समान? भार समान। सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब कौन समान? इलेक्ट्रॉनिक समान। सम तापीय मतलब कौन समान? ताप समान। सम आयतनिक मतलब क्या समान? आयतन समान। क्योंकि सम का मतलब होता है बराबर, और जो जिसके पीछे लगा हुआ है, जैसे सम न्यूट्रॉनिक है मतलब सम का मतलब बराबर, बराबर हो न्यूट्रॉन, जिसका सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, आइसोटोन्स। ठीक है। अब इसमें न्यूट्रॉन सम न्यूट्रॉनिक की अगर बात करें, आइसोटोन्स विभिन्न तत्वों के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो तो उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। कहते हैं विभिन्न तत्वों के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो तो उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। आप गौर से देखिए, यहां पर न्यूट्रॉन निकालिएगा, इसमें तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी 14 में 6 गया 8। यहां भी न्यूट्रॉन निकालिएगा 16 में से 8 गया 8, यानी ये दोनों सम न्यूट्रॉनिक है। यहां न्यूट्रॉन निकालिएगा, ये हो जाएगा 31 में से 15 गया 16, यहां निकालिएगा न्यूट्रॉन तो 32 में 16 गया 16, यहां निकालिएगा न्यूट्रॉन 3 में से 1 गया 2, और यहां निकालिएगा न्यूट्रॉन 4 में से 2 गया 2। तो आप गौर से देखिए, दोनों में न्यूट्रॉन समान है, तो ये सम न्यूट्रॉनिक है। ये दोनों में न्यूट्रॉन समान है 16 16 सम न्यूट्रॉनिक है। ये दोनों में न्यूट्रॉन समान है 8 8 सम न्यूट्रॉनिक। उसके बाद आते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन समान होगा,
एक लाइन का बात है सर, सम इलेक्ट्रॉनिक में क्या समान होगा? इलेक्ट्रॉन समान होगा। नहीं, सम इलेक्ट्रॉनिक में क्या समान? इलेक्ट्रॉन समान। तो सर गौर फरमाइएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक में क्या समान? तो कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। देखो H2O है, वो का होता है चला 8 16, हाइड्रोजन का होता है चला 1 1, तो ऑक्सीजन का हो गया 8, हाइड्रोजन का हो गया 1 गुना 2, 8 2 10 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का 6 ये 4, तो 6 4 10 इलेक्ट्रॉन, D2O में 8, इसका होता है 2 10, ड्यूटेरियम का क्या होता है चला 1 2 ना, इलेक्ट्रॉन के लिए यही गिनते हैं, यही गिनते हैं, 8 हो गया एक और 2 हो गया एक और, 10 इलेक्ट्रॉन, देखो सब में 10 10 10 है। NH4 प्लस में भी 10 है, आप एक 21 से, तो NH4 प्लस ये हो गया 7, ये हो गया 4 11, ये को प्लस है, ये घट जाएगा 10, NH4 प्लस में भी 10 है, O प्लस में भी, Mg प्लस 12 होता है, 2 को प्लस है, 12 में 2 गया 10, सोडियम 11 होता है, 1 को प्लस है 10, एल्युमिनियम 13 होता है, 3 को प्लस है 10, फ्लोरीन का 9 होता है, 1 को माइनस है 9 1 10, ऑक्सीजन 8 होता है, 8 2 10, तो तुम गौर से देखोगे तो सब में 10 10 10 है, इसका मतलब ये सब क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक। ये सब क्या है सर? सम इलेक्ट्रॉनिक है। सर कभी कभार ये ऐप में बफरिंग वगैरह का प्रॉब्लम होगा सर, ये ऐसा चीज है कि समझो ये इंटरनेट की दुनिया है, कभी कभी डम रहता है नेटवर्क, या हमारी ही तरफ हो सकता है, मेरी ही तरफ से हो, इट में भी, लेकिन इसको मैनेज करना होगा, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। अल्टरनेट यही है कि आप हमारे पास आ जाओ, हमारे घर पे आ जाओ, हम आपको पढ़ा देंगे, पटना आ जाओ, आपको पढ़ा देंगे, जो कि अभी संभव नहीं हो पा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो सर ये इफेक्ट आपको देखना पड़ता है और इसको हम लोगों को मैनेज करना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है सर। देयर इज नो अल्टरनेट सॉल्यूशन। अगर रहता तो आपको नहीं लग रहा है कि हम कर दिए रहते हैं, अगर इसका कोई अल्टरनेट कभी कभार ऐसा होगा, उसके लिए इतना टेंशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर होगा तो मैं वीडियो डालूंगा, वीडियो आप देख लोगे सेम डे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी जो मैं डालूंगा वो रिकॉर्डेड वीडियो होगा, वो नहीं फंसेगा, आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हो। अब ध्यान देना, हेलो ध्यान दीजिएगा सर। तो कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन समान होता है। उसके बाद आते हैं आइसोडाइफर। आइसोडाइफर क्या होता है सर? आइसोडाइफर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान होता है। खाली न्यूट्रॉन समान होगा सम न्यूट्रॉनिक, खाली इलेक्ट्रॉन समान होगा सम इलेक्ट्रॉनिक, खाली भार समान होगा समभारिक, खाली परमाणु संख्या समान होगा समस्थानिक। सर खाली परमाणु भार समान होगा समभारिक, खाली परमाणु संख्या समान होगा समस्थानिक, खाली न्यूट्रॉन समान होगा सम न्यूट्रॉनिक, खाली इलेक्ट्रॉन समान होगा सम इलेक्ट्रॉनिक, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान होगा आइसोडाइफर। न्यूट्रॉन निकाल लेंगे, प्रोटॉन निकाल लेंगे, तब दोनों का अंतर निकाल लेंगे, तब दूसरा तत्व में भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर निकालेंगे, आइसोडाइफर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, कहता वैसे दो या दो से अधिक पदार्थ जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान हो, जैसे आप गौर से देखिए सर, थोरियम 90 234 है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 234 में 90 गया 144, प्रोटॉन की संख्या हो गई 90, तो न्यूट्रॉन है 144 माइनस 90, 144 माइनस 90 हो गया 54। फिर यहाँ यूरेनियम 92 238 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या हो गई सर 238 में 92 गया 146, प्रोटॉन की संख्या हो गई 92 यहाँ से, और n माइनस p निकालेंगे 54 होगा। देखो तुम गौर से, तो दोनों का न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का जो अनुपात होगा वो समान है। कहते हैं वैसे दो या दो से अधिक पदार्थ जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान हो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान हो, उसे हम आइसोडाइफर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? चला आइसोडाइफर कहते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन समान होगा सम इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉन समान होगा सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें द्रव्यमान समान होगा उसमें समभारिक, जिसमें परमाणु संख्या समान होगा समस्थानिक, और जिसमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का अंतर समान होगा उसे आइसोडाइफर कहते हैं। जो आपके सामने है दैट इज आइसोडाइफर। अब ध्यान दीजिएगा सर, एक बार और हम रिवीजन कर देते हैं, क्योंकि क्लास में आज भी प्रॉब्लम आया, कल भी इसी टाइम में, सुबह में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है फिजिक्स में, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ रही है सर। इसको हम लोग अपने तरीके से अपने तरफ से सॉर्ट आउट करते हैं, और आप लोग भी सोचिए सर कि कैसे नेटवर्क चेंज कीजिएगा। देखिए समस्थानिक क्या है सर? समस्थानिक का परमाणु संख्या समान होता है, इसमें समानता होता है प्रोटॉन के कारण और विषमता होता है न्यूट्रॉन के कारण। अगला ये हम आपको अलग अलग बता दिए। देखिए समानता होता है मेनली प्रोटॉन के कारण या परमाणु संख्या के कारण ये समानता है, और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, इसमें 6 इसमें 8 होती है, इसके कारण विषमता होता है। उसके बाद हमने कहा कार्बन 14 जीवाश्म क्यों, मेरे को पता, सब जानता है कार्बन 14 जीवाश्म क्यों। यूरेनियम है नाभिक के रिएक्टर में, आयरन है सर एनीमिया रोग के उपचार में, आयोडीन है घेरा रोग के उपचार में, कोबाल्ट है कैंसर के उपचार में, आर्सेनिक ब्रेन ट्यूमर के उपचार में, और सोडियम रक्त का पता लगाने में उपयोग किया जाता है। उसके बाद आप आ जाइए सर, इधर इस सबको याद करने की जरूरत नहीं, जितना टिक मारे उतने याद। सबसे अधिक समस्थानिक किसके? पोलिनियम के। न्यूट्रॉन की संख्या बदलने से समस्थानिक बदल जाते हैं। समस्थानिक की रासायनिक विशेषता समान है, परंतु द्रव्यमान अलग अलग होता है। समभारिक में भार समान होता है, और नाभिक की संख्या समान होती है, या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन समान होता है, या न्यूक्लियन समान होता है। बोले ना समभारिक में कौन समान होता है? समभारिक में अगर कहोगे ये भार तो समान होगा करता है, यही भार न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है, यही न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन नाभिक के बराबर होता है, यही नाभिक न्यूक्लियन के बराबर होता है। द नेक्स्ट वन इज, अब बचा सम न्यूट्रॉनिक हो गया, न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा, सम इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन समान होगा, और एक होता है सर आइसोडाइफर। आइसोडाइफर में न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का जो अंतर होगा वो समान होगा। ठीक है, क्या करना है? इसको टेस्टिंग करना है, क्या करना है बोलिए? इलेक्ट्रॉनिक पढ़ लिया था, आइसोडाइफर तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग अणु की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे सर? हम लोग अब अणु की बात करेंगे, दैट इज मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। हमने कहा था सर कि अणु शब्द का प्रयोग, अणु शब्द का परिचय की अगर हम बात करें, विलियम ओस्टवाल्ड द्वारा 1986 ईस्वी में दिया गया था। कितना में सर? अणु शब्द का परिचय कहीं पर डेमोक्रिट्स भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन सर रियल में इसका आंसर आपको जो बोर्ड तय करती है वो विलियम ओस्टवाल्ड मानती है। अब ध्यान दीजिएगा, सबको गुड इवनिंग है सर। अणु शब्द का परिचय विलियम ओस्टवाल्ड द्वारा 1896 में दिया गया था। हम आपको बताए थे सर, आपको याद नहीं होगा, हम आपको बताए थे कि तत्व का जो सूक्ष्मतम कण होगा, ध्यान दीजिएगा सर, तत्व का जो सूक्ष्मतम कण होगा उसे हम परमाणु कहते हैं। यौगिक का जो सूक्ष्मतम कण होगा उसे हम अणु कहते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? अणु। अगर आपको याद न रहता, ध्यान में रखिएगा, छोटा के बड़का, बड़का के छोटा, मतलब ये परमाणु अणु में घुस जाता है, अणु परमाणु में घुस जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसका स्पेलिंग छोटा है, ऑब्जेक्टिव बनाने टाइम में आपको बहुत दिक्कत होगा। इसका स्पेलिंग छोटा है, इसका स्पेलिंग बड़ा है, इसका छोटा स्पेलिंग, इसका बड़ा स्पेलिंग, इसका बड़ा स्पेलिंग, इसका छोटा स्पेलिंग। इसमें देखो 1 2 3 4 लेटर, इसमें 2 ही लेटर है, तो छोटे वाले को बड़ा वाला देना, बड़े वाले को छोटा वाला देना, पहले से बताते आ रहे हैं। यानी तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा सर, कहता है अणु शब्द का परिचय विलियम ओस्टवाल्ड ने 1896 में दिया था। किसी यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। एक सवाल का पूछा हुआ क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन बड़ी उल्टा पुल्टा करके पूछता है। कहता है किसी यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? अणु। अब कहता है चला, दो या दो से अधिक परमाणु के रासायनिक संयोग से मिलकर बना नया पदार्थ अणु कहलाता है। ध्यान देना, दो या दो से अधिक परमाणु के संयोग से, जैसे अकेले हाइड्रोजन है, तो ये सर यौगिक है ही नहीं, तो इसका अणु कैसे बनेगा? ये तत्व है।
इससे परमाणु बनेगा। लेकिन अगर H2O है, ये यौगिक है, H2O क्या है सर? यौगिक है, यौगिक है या C6H12 O6 है ये यौगिक है, और इसका जो सूक्ष्मतम कण कहलाएगा वो परमाणु कहलाएगा। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को सर परमाणु कहते हैं, और ये तत्व है। तत्व के सॉरी यौगिक के सूक्ष्मतम कण को हम अणु कहते हैं। यौगिक का जो सूक्ष्मतम कण होगा इसको हम अणु कहते हैं, और तत्व के सूक्ष्मतम कण को हम क्या कहते हैं? परमाणु। ध्यान दीजिएगा सर। अब यौगिक किसको कहते हैं सर? आप लोग अगर अच्छे से क्लास कर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत सर बफरिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोग सर एयरटेल के नेटवर्क में जाइए। अभी 100-200 रुपए का मोह माया त्याग दीजिए सर। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो अभी 100-200 रुपए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है सर। एक दिन की, आधे दिन की सैलरी आपकी पूरी जिंदगी कमा के खाओगे सर। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप सर अच्छे से क्लास कर पा रहे हो तो एक टाइप करो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो दो टाइप करो। जल्दी टाइप कर दो। वैसे आज ऐप पे भी कुछ काम हुआ है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। लव यू ऑल। ध्यान दीजिएगा सर, हमने कहा आप लोग टाइप कर, हम देख लेंगे। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु। और ये जो यौगिक है ना सर, यौगिक मतलब क्या? अकेले होगा तो तत्व होगा, किसी के साथ होगा तो यौगिक होगा। फार्मूला होगा, अकेले होगा तो तत्व, फार्मूला होगा, किसी के साथ होगा तो यौगिक। कोई फार्मूला नहीं होगा मिश्रण, जैसे शरबत कोई फार्मूला नहीं होता मिश्रण, हवा कोई फार्मूला नहीं होता मिश्रण, पेपर कोई फार्मूला नहीं होता मिश्रण, लकड़ी कोई फार्मूला है क्या? पूछेगा नहीं। स्टील कोई फार्मूला होता है क्या? मिश्रण। जिसका सूत्र नहीं होता वो मिश्रण है, जो अकेले सूत्र में होगा वो तत्व है, जो किसी के साथ होगा वो यौगिक है। अब सर हमको ध्यान दीजिएगा, अगर तत्व है तब तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु, ये यौगिक है, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु। तो ध्यान दीजिएगा सर, कहते हैं कि किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। हम लोगों ने सर यहां भी टेस्ट करके देखा है, तो देखने से ये पता चला कि एयरटेल के नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, जबकि जो जियो का नेटवर्क है वहां पर सर प्रॉब्लम्स आ रही है। तो सर आपको उसको दूर करना चाहिए। देखिए बहुत सारे बच्चे क्लास कर पा रहे हैं, कहते हैं देखिए किसी यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। देखिए यौगिक का सूक्ष्मतम कण है, इसको हम अणु कहते हैं। और दो या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक संयोग से मिलकर, दो या दो से अधिक, अकेले होगा तो तत्व हो जाएगा, दो होगा या दो से अधिक होगा। देखिए इसमें दो है, इसमें दो से अधिक है। कहता है दो या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक संयोग से मिलकर बना नया पदार्थ अणु कहलाता है। ये दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर नया पदार्थ जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं, और उसी का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन है? अणु है। इसमें भी बड़ा झोल है, लड़का कभी परमाणु मार देता है, कभी अणु मार देता नहीं सर। पदार्थ का सबसे छोटा कण, पदार्थ की अगर हम बात करें, पदार्थ की अगर हम बात करें, उसमें सबसे छोटा कण अगर कहेगा तो हम मारेंगे अणु। इसका प्रॉपर ध्यान रखना है। हमने कहा अणु, अणु शब्द का परिचय सर्वप्रथम किसने किया था? विलियम ओस्टवाल्ड ने किया था 1986 ईस्वी में। इस यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। दो या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक संयोग से मिलकर बना नया पदार्थ क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। दो या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक संयोग से मिलकर नया पदार्थ क्या कहलाता है? अणु। पदार्थ के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? चला अणु कहते हैं। अब ध्यान देना, कहते हैं द नेक्स्ट वन अणु। अणु अब दो प्रकार के होते हैं, चला एक होता है समांगी, एक होता है विसमांगी। देखिए अगर आप अणु की बात कीजिएगा सर, अणु दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी और एक होता है विसमांगी। अणु दो प्रकार के, एक समांगी और दूसरा विसमांगी। अब समांगी का मतलब हुआ चला एक ही तत्व के बने होंगे, जैसे H और H2 O2। ध्यान देना, H और O, H दो H मिलकर बन गया H2, दो O मिलकर बन गया O2, O3 N2। तो अगर ध्यान दीजिएगा सर, अगर हम बात करें विसमांगी की, विसमांगी में सर दो मिलकर बनेगा, जैसे H2O N2O CO2। इसमें देखो क्या है? समांगी है क्या? ये विसमांगी है। विसमांगी इसलिए कि दो अलग अलग चीजें। समांगी की अगर बात करोगे H2 O2 O3 N2, एक ही तत्व का बनेगा। अगर समांगी की बात करोगे सर तो एक ही तत्व का होगा तो समांगी, अलग अलग तत्व का होगा तो विसमांगी। जैसे आप ले लो Na2SO4, ये अलग अलग तत्व है, विसमांगी हो। क्लियर? एक ही तत्व का होगा तो समांगी, एक से अधिक तत्व अलग अलग होगा तो विसमांगी। अब गौर से देखिए, बहुत सारे बच्चे एक टाइप करें, कुछ बच्चे दो भी टाइप करें, तो हम ये नहीं कहते कुछ का प्रॉब्लम होगा तो आप सर अपने नेटवर्क को ठीक करवाइए, और मेरे ख्याल से आपको एयरटेल में जाना चाहिए, उचित है ये। ठीक है, दूसरा कोई उपाय नहीं। देखिए आपके सामने बहुत सारे बच्चे टाइप कर रहे हैं, हम जब क्लास में बोलते हैं बफरिंग हो रहा है तो कॉल करते हैं बफरिंग कहां हो रहा है। तो सर ऐसा नहीं कि मैं आपको डांट रहा हूं कि बफरिंग आपका क्यों हो रहा है, इसमें आपकी भी गलती नहीं है, लेकिन सर कहीं ना कहीं नेटवर्क का प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना होगा। हेलो हेलो हेलो। अब देखिए सर, हमने कहा समांगी, समांगी बोले तो H2 O2 N2 O2, ये एक ही तत्व के हैं। विसमांगी की अगर बात करोगे तो अलग अलग तत्व के हैं, इसे हम विसमांगी कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा सर, कहते हैं अणु, दैट इज मॉलिक्यूल्स। समांगी अणु एक होता है विसमांगी अणु। समांगी अणु बोले तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, अब विसमांगी बोले तो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब ध्यान देना चला, समांगी बोले तो एक अणु से बनता है, विसमांगी असमान अणु से बनता है। एक अणु कह दो या यूं कह दो समान अणु से बनता है, एक अणु कह दो या कह दो समान अणु से बनता है, दैट इज समांगी। असमान अणु से बनता है विसमांगी। अब गौर फरमाइएगा सर, H2 एक ही अणु का है, N2 O2 ये समांगी है। उसके बाद आओगे यहाँ H2O NaCl NH4Cl ये विसमांगी है। अब ध्यान देना, कहता है किसी अणु में परमाणुओं की कुल संख्या को परमाणुकता कहते हैं। परमाणुकता से बहुत सारा प्रश्न पूछता है, चला जैसे हम बताते हैं। अगर समांगी विसमांगी समझ गया, चला H2 है, एक ही अणु है, एक ही प्रकार का अणु है तो समांगी, H2O है, दो अलग अलग हो गया तो विसमांगी। अब सर क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा? क्वेश्चन आपको परमाणुकता से पूछता है, कोई भी यौगिक है इसको अलग से जोड़े, पहले ये सब नहीं आता था, लेकिन अब आता है। अब आता है तो एकदम आसान बहुआ वाला चीज है, आपको इसको ध्यान से खाली जोड़ देना है। हम अगर बात करें चला यौगिक और परमाणुकता की, किसकी बात करें चला? यौगिक की और परमाणुकता की कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करना, गिन लेना है। कुछ नहीं करना है सर, गिन लेना है। जैसे आप लेते हैं CA3PO या ऐसे लेते हैं सर। अगर हम लेते हैं O2 तो O2 में परमाणुकता कितनी हो जाएगी? दो। क्या है? दो है। O3 है तो O3 की परमाणुकता 3, O3 की परमाणुकता कितनी? 3। अगर हम CO2 लेते हैं, CO2 में 2 है, 3 हो गया, 3 परमाणुकता। अगर हम H3PO4 ले लेते हैं तो परमाणुकता की बात करोगे कितना हो जाएगा? 4 1 5 3 8, 4 1 5 3 8। अब देखो अगर हम लेते हैं चला NH2 CONH2, इसमें परमाणुकता निकालना होगा 2 1 3 1 4 1 5 2 7 1 8। देख लो 2 1 3 1 4 1 5 2 7 1 8, 2 1 3 1 4 1 5 2 7 1 8, खाली गिन देना, वही परमाणुकता हो जाएगा। कोई भी यौगिक देखो, अगर H2O है ना तो H2O यौगिक है, लेकिन जो H है ना ये परमाणु है। H2O में H यौगिक है, हाँ H2O यौगिक है, लेकिन अकेले H की बात करेंगे तो वो परमाणु है या तत्व है। तुम नहीं समझे तो कुछ ऐसे समझो, मैं समझाता हूं दूसरे तरीके से। पहले इसको परमाणुकता गिनो। अगर देते तुमको CH3PO4 हॉल 2, इसकी परमाणुकता कैसे निकालेंगे? 4 1 5 दूनी 10। फिर से देख लो, 4 1 5 दूनी 10 3 13, 4 1 5 दूनी 10 3 13, 4 1 5 दूनी 10 3 13। क्लियर?
4 1 5 दूनी 10 3 13, 4 1 5 दूनी 10 3 13 आंसर। अगर हम करते हैं सर Na2SO4 की बात, तो Na2SO4 में देखो 2 1 3 3 4 7, 2 Na2 है तो 2 1 3 4 7। नेक्स्ट अगर मान लो हम करते हैं बात H3PO4 गिन लेना 4 1 5 3 8 आंसर। अगर हम बात करते हैं CaOH ऑल 2, यहां थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होता है, कुछ नहीं करना, चला 1 1 2 अदू दूनी 4 1 5, 1 1 2 अदू दूनी 4 1 5, यू विल गेट द आंसर। फिर से गिनते हैं 1 1 2 अदू दूनी 4 1 5, ठीक है। अगर हम करते हैं सर CaOH ऑल 2, अगर अभी हम आपको जो गिन के बताए हैं ध्यान दीजिएगा, हम कुछ लिस्ट एग्जांपल जो आपके होंगे यहां पर गिनने में आपको समस्या आती है। इसको आप ऐसे गिनो 4 1 5 अब 5 दूनी 10 अब 3 13, 4 1 5 5 दूनी 10 10 अब 3 13, क्लियर। अब देखिए सर आ जाओ इधर, ये तो समांगी और विसमांगी हो गया। किसी अणु में अब सर एक चीज और, एक कॉन्सेप्चुअली जब आप देखिएगा सर कुछ क्वेश्चंस को, जैसे आपको लिख देगा H2O, ये टेबल हम बना देते हैं सर, इसको जरूर बनाइएगा नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा सर, एक टेबल हम क्रिएट करते हैं कि यौगिक, बड़ा बेसिक क्वेश्चन इसमें पूछा है, अणु परमाणु, ध्यान दीजिएगा यौगिक अणु और परमाणु। अगर हम यहां लिखते हैं H2O, H2O एक यौगिक है और इसमें अणु की अगर बात करें एक अणु हुआ H2O, नहीं कुछ है तो 1 से गुना है। ध्यान दीजिएगा सर, नहीं कुछ है, नहीं कुछ है तो 1 से गुना है, एक H2O हुआ, परमाणु गिनना है ना तो 2 1 3 हो गया। ध्यान दीजिएगा अगर 2H2O है तो 2H2O है तो देखो कैसे गिनेंगे, अणु कहेगा तो जो पूरे यौगिक के पीछे में जितना संख्या होगा वो अणु हो जाएगा, यानी 2 अणु। परमाणु अगर कहेगा तो कैसे गिनेंगे, 2 1 3 आई पूरे में 2 से गुना है तो 6। फिर से देखिएगा सर 2 1 3 आई पूरे में 2 से गुना है तो 6, 2 1 3 आई पूरे में 2 से गुना है तो 6। अगर हमको देता 3H2O, अणु की संख्या हो गई 3, परमाणु गिनना है तो कहेंगे 2 1 3 3 3 9, चलो 2 1 3 3 3 9, क्लियर। अब देखो पहले इसको लिख लेंगे सर, अगर आपके पास जगह होगा तो इसको जरूर कहीं पर लिख लेंगे सर, जेरॉक्स पे ही। हेलो रिफ्रेश कीजिए। द नेक्स्ट वन इज, अगर हम कहते हैं चला कि ध्यान देना, पहले हम यहां पे फिर बात करेंगे, कहते हैं किसी अणु में परमाणुओं की कुल संख्या को परमाणुकता कहते हैं। H2O चूंकि यौगिक है तो इसको हम अणु भी कह सकते हैं, H2O को सर हम अणु भी कह सकते हैं। ध्यान देना किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। इसकी परमाणुकता कैसे गिनेंगे, ये अणु है H2O का, उसमें परमाणु है 2 1 3, तो परमाणु की संख्या हो गई 2 1 3, तो परमाणुकता हो गई 3। एकदम आराम से समझना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। किसी अणु में परमाणुओं की कुल संख्या को परमाणुकता कहते हैं, ये H2O का अणु है, इसमें कुल परमाणु की संख्या हो गई 2 1 3, इसका मतलब इसकी परमाणुकता हो गई 3। अब देखो जितना भी अक्रिय गैस है, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इस सब प्रकृति में अकेले रहता है, इसका नाम है अक्रिय गैस। इसका नाम क्या है चला, अक्रिय गैस। इसका नाम क्या है, अक्रिय गैस, जो किसी से क्रिया नहीं करता, ये अकेले होता है, अकेले होता है। इसका परमाणुकता की अगर बात करेंगे तो परमाणुकता कितना हो जाएगा, तो कहेंगे परमाणुकता हो जाएगा 1। ठीक है, ध्यान देना। अगर हम हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन की परमाणुकता की बात करेंगे, परमाणुकता हो जाएगा 1। काहे, क्योंकि ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए इसकी परमाणुकता 1 होगी। कहेगा हीलियम की परमाणुकता कहेंगे 1, नियॉन की परमाणुकता 1, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन परमाणुकता 1, सभी अक्रिय गैस की परमाणुकता 1 होती है। अब ध्यान देना, कहते हैं किसी अणु में परमाणुओं की कुल संख्या को परमाणुकता कहा जाता है। किसी अणु में परमाणुओं की कुल संख्या को परमाणुकता कहा जाता है। सभी अक्रिय गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एक परमाणुक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। अक्रिय गैसों की परमाणुकता 1 होती है। अक्रिय गैस की परमाणुकता कितनी, 1। अक्रिय गैस की परमाणुकता कितनी, 1। अक्रिय गैसों की परमाणुकता कितनी, 1। क्लियर। देखते हैं चला, अगर ये प्रॉब्लम रह ही गया और सॉल्व नहीं होता 1-2 दिन में, तो हम इसका टाइम चेंज कर देंगे और ऐसा टाइम में करेंगे जिस टाइम नेट आपका फास्ट है, बहुत जल्द, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं परमाणुकता में फिर से, एटॉमिसिटी। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। किसी अणु के परमाणुओं की कुल संख्या को परमाणुकता कहते हैं। एटॉमिसिटी कहते हैं जितना परमाणु होगा। सभी अक्रिय गैस हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एक परमाणु मोनो एटॉमिक होते हैं। अक्रिय गैस की परमाणुकता 1 होती है, अर्थात 1 परमाणु होते हैं। ठीक है, अब आइए सर इधर, हाइड्रोजन है, इसकी परमाणुकता कितनी होती है, 2। क्यों, क्योंकि 2 है इसलिए 2। N2 है, इसकी भी 2 होगी। O2 है, इसकी भी 2 होगी। हीलियम है, इसका 1 होगा। नियॉन है, इसका 1 होगा। क्यों इसका 1 होगा, क्योंकि अकेले होता है इसलिए 1 होगा। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, एक हाइड्रोजन का परमाणु है, 2 एक ऑक्सीजन का परमाणु है, दोनों मिल गया तो परमाणु अणु हुआ। तो कहते हैं हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, यानी परमाणुओं से अणु का निर्माण होता है, एटम्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहते हैं परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं, तो परमाणुओं से अणु का निर्माण होता है। ध्यान देना, किससे, परमाणुओं से अणु का निर्माण होता है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु, इससे अणु का निर्माण होता है। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा सर, कहता है परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। अब आते हैं सर, ये तुम्हारा एटॉमिसिटी है। एटॉमिसिटी निकाल लीजिएगा सर, किसी का भी कहेगा एटॉमिसिटी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। अगर कहते हैं CH3PO4 हॉल 2 की एटॉमिसिटी कितनी होगी, हम कहेंगे भैया 4 1 5 दूनी 10 3 13, 4 1 5 दूनी 10 3 13। तो परमाणुकता आप निकाल सकते हैं उसी आधार पर।
अब आ जाइए सर इधर, हमने जो एक टॉपिक छोड़ा हुआ है जिसको आप कहते हैं क्वांटम संख्या, उस पर आते हैं। कौन संख्या सर? क्वांटम संख्या, एकदम आराम से पढ़ेंगे सर। मून्स रूल, क्वांटम संख्या, उपकक्षा, कक्षक, ये रहा सर आपका क्वांटम संख्या। अभी सर क्लास, इसको रिफ्रेश करो, क्लास अच्छे से चल पा रही है सर तो आप लिख सकते हैं यस, नहीं चल पा रही है तो आप लिखिए नो सर। हेलो, अगर आपका क्लास अच्छे से चल पा रहा है सर तो आप यस लिखेंगे, रिफ्रेश कीजिए बार बार। क्वांटम नंबर क्या है सर? व्हाट इज क्वांटम नंबर? सर क्वांटम नंबर नाम है क्वांटम संख्या, ये एक संख्या है सर जो कक्षा उपकक्षा और कक्षक के बारे में बताता है। क्वांटम संख्या, मैथ का टाइम 10 से 11 से 12 है। क्वांटम संख्या एक संख्या है जो कक्षा उपकक्षा और कक्षक के बारे में बताता है। ध्यान दीजिएगा सर, हमने कहा कि क्वांटम संख्या एक संख्या है जो कक्षा उपकक्षा और कक्षक के बारे में बताता है। ठीक है, क्वांटम संख्या क्या है? एक संख्या है जो ये बताता है कक्षा उपकक्षा और कक्षक के बारे में बताता है। अब ध्यान दीजिएगा सर, और उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताता है कि वह कैसे घूमेगा, क्या उसकी गति होगी, उसके बारे में बताता है सर। पिपरा बाजार से आपका चला, अगर क्लास अच्छे से चल पा रहा है तो यस सर लिखेगा, रिफ्रेश कीजिए बार बार। कहता है क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर क्या है सर? वैसी संख्या जो किसी एटम के अंतर्गत सेल यानी कक्षा की संख्या, सब सेल यानी उपकक्षा की संख्या, सेल या सबसेल के आकार, सेल और सबसेल की स्थिति या उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताता है, उसे हम क्वांटम संख्या कहते हैं। उसे हम कौन संख्या कहते हैं? क्वांटम संख्या कहते हैं। एक लाइन का बात है, जो कक्षा उपकक्षा और कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में वो कैसे भरेगा, इन सब चीजों की जानकारी देता है, वो नंबर है कौन सा? क्वांटम नंबर। अब देखिए सर, क्वांटम नंबर होता है 4 प्रकार का। कौन कौन सा? एक होता है मुख्य क्वांटम नंबर, एक होता है दिगंसी क्वांटम नंबर, एक होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, एक होता है चक्रण क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की, एक होता है मुख्य क्वांटम संख्या, एक होता है दिगंसी क्वांटम संख्या, एक होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, एक होता है चक्रण क्वांटम संख्या। इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है सर, आपका क्लास अगर अच्छे से चल पा रहा है तो यस लिख दीजिए सर, हमें भी संतुष्टि हो जाएगी। सबको गौतम जी नमस्कार है। हेलो, चलिए धन्यवाद कि आपका क्लास अच्छे से चल पा रहा है। सर थोड़ा सा नेटवर्क का इधर है, क्या कहें, हम खुद परेशान है सर, हम नहीं चाहेंगे कभी कि प्यारे बच्चों को इस तरीके की प्रॉब्लम आए। मेरे तरफ से जो भी सॉर्ट आउट करने का होगा हम जरूर करेंगे और कर ही रहे। ज्यादा दिक्कत होगा तो हम सर टाइम चेंज कर देंगे, इसका एकदम टेंशन नहीं लेना। अब सर एक है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक है दिगंसी क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक और चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन। ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्या है। अब ध्यान दीजिएगा सर, जिसमें पहला है आपका मुख्य क्वांटम संख्या। पहला क्या है सर? मुख्य क्वांटम संख्या। ध्यान दीजिएगा, अभी मुख्य क्वांटम संख्या सर कक्षा को बताता है। मुख्य क्वांटम संख्या किसको बताता है? कक्षा को बताता है सर। मुख्य क्वांटम संख्या कक्षा को बताता है, और कक्षा को हमने कहा था सर n से डिनोट करते हैं, n बराबर 1 2 3 4, याद होगा सर। कक्षा हमने कहा था k l m n o p q से सूचित किया जाता है कक्षा को। और यहां जब आप आओगे n का मान इसके लिए होता है 1, n का मान इसके लिए 2, n का मान इसके लिए 3, n का मान इसके लिए 4, n का मान इसके लिए 5, फिर n का मान इसके लिए 6, n का मान इसके लिए 7। याद है? रिफ्रेश। k कक्षा का n का मान 1 होता है, l कक्षा का n का मान 2 होता है, m कक्षा का n का मान 3 होता है, o कक्षा n का मान 4 होता है। कक्षा को यानी n जो नंबर है ये कक्षा की संख्या को बताता है, और मुख्य क्वांटम संख्या भी कक्षा की संख्या को बताता है। कक्षा को सेल कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। तो कक्षा का मान जब भी होगा चला या तो 1 होगा, कभी 0 हो सकता है क्या? 0 कक्षा नहीं होता, या तो होगा या तो होगा, न ऋणात्मक में होगा न शून्य होगा। कक्षा की संख्या ना ऋणात्मक होगी ना ही शून्य होगी। इसका मतलब मुख्य क्वांटम संख्या की अगर बात करें तो कभी भी शून्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 0 कक्षा कभी शून्य है, या तो 1 होगा ना तो 2 होगा ना तो 3 होगा। रिफ्रेश इट। कक्षा की संख्या या तो 0 1 होगा ना तो 2 होगा ना तो 3 होगा, कभी भी कक्षा की संख्या 0 नहीं हो सकती। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं वैसी क्वांटम संख्या जो किसी एटम में सेल की संख्या, ध्यान दीजिए, वैसी क्वांटम संख्या जो किसी एटम में, परमाणु में सेल की संख्या, सेल बोले तो कक्षा की संख्या एवं उसके आकार को बताता है, उसे प्रिंसिपल क्वांटम संख्या कहते हैं। आपको मेनली यही पूछता है कि बताओ प्रधान क्वांटम संख्या किस चीज को बताता है, कहेंगे कक्षा को। एजीमुथल कक्षा को, चुंबकीय कक्षक को, और कक्षक में क्या चक्रण है उसको बताता है स्पिन क्वांटम संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, कहते हैं वैसी क्वांटम संख्या जो किसी एटम सेल की संख्या एवं उसके आकार को बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट किया जाता है करते हैं, इसलिए n बराबर 1 2 3 होता है। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि कक्षा की संख्या कभी भी शून्य नहीं हो सकता। आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको क्या बताओ मुख्य क्वांटम संख्या किस चीज को बताता है, कक्षा को बताता है। मुख्य क्वांटम संख्या किस चीज को बताता है, किसको बताता है, कक्षा को बताता है। मुख्य क्वांटम संख्या किसको बताता है, कक्षा को बताता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब दिगंसी क्वांटम संख्या, कौन क्वांटम संख्या चला? दिगंसी क्वांटम संख्या उप कक्षा को बताता है। पहले कक्षा होता है, फिर उप कक्षा होता है, फिर कक्षा होता है। दिगंसी क्वांटम संख्या जो है उप कक्षा, उप कक्षा को किससे नोट करते हैं? s p d f। ध्यान दीजिएगा, दिगंसी क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या कक्षा को बताता है। क्वांटम संख्या क्या है? कक्षा कक्षा को बताता है, जिसमें पहला है मुख्य क्वांटम संख्या जो कक्षा को बताता है। उसके बाद आपके पास दिगंसी क्वांटम संख्या जिसको एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, ये उप कक्षा को बताता है। उप कक्षा कौन कौन है? s p d और f। उप कक्षा कौन कौन है? s p d और f। ध्यान दीजिएगा, वैसी क्वांटम संख्या जो किसी एटम के अंतर्गत सब सेल बोले तो उप कक्षा की संख्या एवं उसके आकार को बताता है, उसे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर को एक l से डिनोट किया जाता है, l है, l से डिनोट करते हैं इस प्रकार। l का जो मान होता है वो 0 to n - 1 होता है। l का जो मान होता है सर वो 0 to n - 1 होता है। अब कहता है n का मान, अगर n का मान 1 होगा, n यानी कक्षा की संख्या अगर पहली कक्षा होगी तो 0 to n - 1 होता है। तो बताओ 0 0 0 0 1 के लिए 0 होगा, क्योंकि यहाँ 0 - 0 करेंगे फिर 0 आ जाएगा। अब फिर अगर n का मान 2 रखेंगे तो 2 0 2 2 - 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा s और ये हो जाएगा p। अब अगर n का मान 3 रखेंगे तो 1 यहाँ आ जाएगा 0 और 0 to 3 में से 1 2, तो ये हो जाएगा 0 1 2 यानी s p, और यहाँ हो जाएगा सर d। अब देखिए इसमें झोल क्या है सर, ये आपको कभी पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। हमने कहा l का मान जो है ये 0 to n - 1 होता है। तो अगर n का मान आप 1 रखिएगा तो n का मान 1 रखिएगा तो l बराबर कितना हो जाएगा? 0 to
n माइनस 1 बोले तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा 0 2 0, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0। और अगर n का मान 2 है तो l का मान कितना हो जाएगा सर? l का मान हो जाएगा 0 2 n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 0 2 1। और अगर n का मान 3 है, n का मान 3 है तो l का मान कितना हो जाएगा? चला l का मान हो जाएगा 0 2 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 0 2 2, यानी 0 2 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0 1 2। बट ये सब पूछेगा नहीं, तुमको क्या पूछेगा कि कब बताओ कक्षा की अगर बात करें, ये टॉपिक थोड़ा सा उल्टा है, कभी पूछता नहीं है, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुमको क्या बताओ सिर्फ एक लाइन का बात जो कभी नहीं पूछा है, लेकिन आज तक हमको नहीं टकराया रेलेवेंट। तुमको पूछेगा बताओ मुख्य क्वांटम संख्या किसको बताता है? कक्षा को कहेगा, दिगंती क्वांटम संख्या कहेंगे कक्षा, चुंबकीय क्वांटम संख्या कहेंगे कक्षा को, कहेगा चक्रण क्वांटम संख्या कहेंगे कक्षक में अरेंजमेंट को, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हम आगे बात कर लेंगे। अभी कुछ तो करना पड़ेगा सर, इसका टाइमिंग हमको लगता है चेंज करना पड़ेगा। अभी कितने लोगों का सर वीडियो चल पा रहा है? जल्दी से आप सर, अगर चल पा रहा है तो यस टाइप कीजिए, और नहीं चल पा रहा है तो नो टाइप कीजिए, टाइप इट। अगर चल पा रहा है तो यस टाइप कीजिए, नहीं चल पा रहा है तो नो टाइप कीजिए, जल्दी से टाइप कीजिए। तो अरे रिफ्रेश कीजिए ना उसको, एयरटेल है वो, चल रहा है। सबका क्लास चल पा रहा है, जिनका क्लास चल पा रहा है बाबू लिखो अच्छे से, इसलिए अगर नहीं लिखोगे तो हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। समझ में नहीं आ रहा, कुछ बच्चों का अच्छा चल रहा है, कुछ बच्चों को दिक्कत भी है। यस नो दोनों में है। अच्छा कुछ बच्चे सर अपना आप नेटवर्क लिख के, जो नेटवर्क आपका है वो लिख के आप यस और नो टाइप कीजिए। अगर आप एयरटेल का नेटवर्क यूज करते हैं तो आप यस टाइप, एयरटेल में यस और नो दो ऑप्शन में से कोई एक चुन के, एयरटेल चल रहा है तो सब स्थिति को क्वांटम नंबर की बात। उसके बाद आ जाए सर चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात अगर हम करें तो ये सर कक्षक को बताता है, कहता है वैसी क्वांटम संख्या जो किसी एटम के अंतर्गत सेल या सबसेल की स्थिति को बताता है, उसे मैग्नेटिक क्वांटम संख्या कहते हैं। नंबर्स को m से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को n से डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं। m बराबर होता है -L2L, यानी l का मान अगर 1 होगा तो m का मान -1 2 -L2L यानी -1 2 1 होगा। l का मान अगर 2 होगा तो -2 -1 0 +2 +1 और +2 होगा, कुछ खास नहीं है। फिर आ जाइए आप चक्रण क्वांटम संख्या। ये कहता है कि किसी भी कक्षक में, ये अगर सर उपकक्षा है और उपकक्षा का ये कक्षक है, ये कहता है किसी भी कक्षक में चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकता। एक अगर तीनों समान होगा, लेकिन चक्रण क्वांटम संख्या कहता है अगर इधर की ओर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एक उसके विपरीत होगा, एक अगर इधर होगा तो एक विपरीत होगा, एक इधर होगा तो एक विपरीत होगा। अगर इसको हम प्लस हाफ से डिनोट करते हैं और इधर वाले को सर -हाफ से डिनोट करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहता है पॉलिस प्रिंसिपल की अगर बात करें, ये चक्रण क्वांटम संख्या कहता है एक ही नहीं, चक्रण क्वांटम संख्या कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन पहले प्लस हाफ में भरेगा, एक -हाफ में भरेगा, मतलब एक अगर एंटी क्लॉकवाइज में तो प्लस हाफ, क्लॉकवाइज में -हाफ। लेकिन इस पर हम अलग से बात कर लिए, यदि चक्रण क्वांटम संख्या कुछ खास नहीं है। लेकिन पॉली का अपवर्जन सिद्धांत क्या कहता है, कभी पूछता है इस नियम के अनुसार किसी ऑर्बिटल में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन का चौथा क्वांटम नंबर अलग होगा, मतलब अगर इधर की तरफ प्लस होगा जिसको हम चक्रण क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं, और इधर वाला -हाफ होगा। देखो ये प्लस हाफ होगा, ये -हाफ होगा, बाकी के तीनों क्वांटम संख्या बराबर है। तुम कहेगा सर ये सब बकवास गिरी जो है मामला क्या है, इसका ही बताइए। हम तुमको एक बात बताते हैं एकदम आराम से। क्वांटम संख्या की अगर बात करोगे, चार प्रकार का क्वांटम संख्या होता है। पहले तो क्वांटम संख्या है क्या, ये कक्षा और कक्षा के बारे में बताता है। चक्रण क्वांटम संख्या क्या है? चक्रण क्वांटम संख्या है सर कक्षा, इसका आईडी नोट कीजिए, इसका कोई पर्सनल प्रॉब्लम है इसको फोन करके देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। कहता है चक्रण क्वांटम संख्या की अगर बात करें, चक्रण क्वांटम संख्या ये कक्षा और कक्षा के बारे में बताता है। प्रधान प्रिंसिपल क्वांटम संख्या जो है, प्रधान क्वांटम संख्या ये कक्षा के बारे में बताता है। दिगंती क्वांटम संख्या कक्षा के बारे में बताता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षा के बारे में बताता है। और चक्रण क्वांटम संख्या कक्षा में चक्रण के बारे में बताता है। और उसका पॉली का अपवर्जन सिद्धांत कुछ नहीं है, कहता है चार क्वांटम संख्या समान नहीं है, एक अगर प्लस हाफ होगा दूसरा माइनस हाफ होगा, किसी भी कक्षा का, और कुछ नहीं है, बाकी सब बकवास है। तुमको जनरल कंपटीशन में कभी भी क्वेश्चन इससे प्रॉब्लम नहीं आएंगे। अब देखो बाकी तो हम लोगों ने हुन्स रूल की अगर बात करें, हुन्स रूल भी हम तुमको पढ़ा चुके हैं, लेकिन एक बार और देख लो हुन्स रूल क्या है। हुन्स रूल कहता है सर कि अगर मान लो कि कोई अगर मान लीजिए कि आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हुन्स रूल क्या कहता है? हुन्स रूल कहता है, 5 मिनट, हुन्स रूल कहता है कि पहले एंटी क्लॉकवाइज में इलेक्ट्रॉन भरेगा, पहले एंटी क्लॉकवाइज में भरेगा, अब बच जाएगा तो क्लॉकवाइज में भरेगा। यह हुन्स रूल के हिसाब से सही है। अगर आप ऐसे भरते हैं, देखो यहां गलत है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज, तो ये गलत हो गया हुन्स रूल के हिसाब। हुन्स कहता है कि कितना, अगर मान लो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 5 को रहता 3 को भरना है ना, तो पहले एंटी क्लॉकवाइज में फुल कर लेंगे, तब जब बचेगा उसको क्लॉकवाइज में भर देंगे। 5 को है ना, 5 को यहीं तक रहेगा। अब ध्यान देना चला, हुन्स रूल क्या कहता है? कहता है समान ऊर्जा स्तर वाले परमाणुओं में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है, फिर उसका जोड़ा बनता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में भरता है और फिर घड़ी के सुई की दिशा में भरता है। मतलब देख लो अगर ऐसे है तो एक विपरीत दिशा में पहले भरेगा, तब घड़ी के सुई की दिशा में भरेगा, बीच में गैप आप नहीं छोड़ सकते, गलत है। यहां भी आप आइएगा, सोडियम का देखो 1s2 है, 1s2 है, देखो 2 इसमें भर दिया, 2s2 इसमें भर दिया, 2p6 है, 2 3s1 है, तो एक भरेगा, एक भरेगा, आप ऐसे नहीं भर सकते हैं, ऐसे नहीं भर सकते, क्योंकि जब भी भरेगा क्लॉकवाइज में ऐसे नहीं भरेगा, एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे भरेगा। ये सही है, ये गलत है। उसी तरह के क्लोरीन है। आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा सर? आपको क्वेश्चन दे देगा ऐसा, कहेगा हुन्स रूल के हिसाब से कौन सा सही है, क्वेश्चन देगा और कहेगा हुन्स रूल के हिसाब से सही है। हुन्स रूल के हिसाब से आपको दे देगा ऑप्शन में ऐसे, दूसरा ऑप्शन आपको दे देगा ऐसे, तीसरा ऑप्शन आपको दे देगा ऐसे। तो सर ये सही है,
क्योंकि पहले इसमें एंटी क्लॉकवाइज भरा हुआ है, रेस्ट बचा हुआ जुड़ा हुआ है, इसमें तो ये दोनों खाली है, ये कैसे हो जाएगा? पहले 1 2 3 भरते तब जब बच जाता है जुड़ा लगा। तो कहते हैं कि हुन रूल के हिसाब से ये सही है। अब हुन रूल कहता क्या है? कुछ नहीं कहता पहले एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे तब क्लॉकवाइज भरेंगे, देखो ये सही है जबकि ये गलत है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा सर। तो ये था आपका सर एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब सर थोड़ा बहुत हम कुछ रिवीजन कर देते हैं आपका, ताकि आपका काम हो जाए। एक बार हम सर शॉर्ट रिवीजन करते हैं अपने हिसाब से, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। पहला हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा परमाणु क्या है। परमाणु के बारे में हमने पढ़ा कि तत्व है ना कोई, तत्व क्या है? जैसे हाइड्रोजन तत्व है, इसका सूक्ष्मतम कण कहलाएगा परमाणु। फिर चला यौगिक, यौगिक क्या चला? तो यौगिक की अगर बात करें H2O यौगिक है, इसका सूक्ष्मतम कण की बात करोगे तो ये अणु है। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं सर? अणु कहते हैं। एग्जाम तक सिलेबस हम आपका कंप्लीट कर देंगे। अब अगर हम कहते हैं कि इसका सूत्र होगा और अकेले होगा तो वो तत्व होगा, और किसी के साथ होगा तो ये यौगिक होगा, और अगर सर कोई सूत्र नहीं होगा तो ये मिश्रण हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर अकेले है सूत्र है तो तत्व होगा, अगर किसी के साथ है तो यौगिक होगा, और अगर कोई सूत्र नहीं है तो मिश्रण होगा। पदार्थ 3 प्रकार के धातु, धातु और उपधातु। धातु जिसके अंत में मोल होगा मेटल होगा, उपधातु जो धातु और धातु दोनों का गुण रखता हो, उसके बाद अधातु। हमने तुमको चला प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की बात की। अगर कोई तत्व सोडियम है 11 23 है, हमने कहा यही प्रोटॉन है, यही परमाणु संख्या है, यही इलेक्ट्रॉन है, और अगर न्यूट्रॉन निकालना 23 - 11 कर देंगे। अगर यही सोडियम प्लस हो जाएगा तो सब कुछ सेम करेंगे, खाली इलेक्ट्रॉन जो करेंगे 11 23 होता है, 11 में से 1 गया 10 हो जाएगा। 11 से 1 कितना हो जाएगा? 10। यही हमने कहा कि अगर Cl माइनस है तो Cl में 17 35 5 होता है, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 17 हो गया करता है, 17 + 1 = 18। 17 + 1 = कितना? 18। अब हमने आपको सिखाया परमाणुता निकालने के लिए, तो क्या करना है सर? O2 है तो परमाणुता 2 हो गई, वो 3 हो जाएगा, परमाणुता 3 हो जाएगी। Ca3PO4 2 हो जाएगा, तो परमाणुता निकालोगे 4 1 5 2 10 3 13 हो जाएगा। अब अगर हम H2O की बात करें तो H2O में अणु की बात करोगे तो 1 अणु हुआ, और टोटल परमाणु की बात करोगे तो 2 1 3 हो जाएगा। अगर हम NO2 की बात करें तो NO2 की अगर बात करें तो 2 1 3 हो जाएगा। क्या? परमाणु, लेकिन अणु 1 होगा, 1 NO2। परमाणु गिनेंगे तो टोटल गिनेंगे, वही उसकी परमाणुता हो जाएगी। तत्व के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। सबसे छोटा कण अणु होता है। सबसे छोटा कण क्या होता है? अणु होता है। क्लियर है जना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमने आपको कहा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमने आपको कहा कि आपको क्या करना है, तो आपको सर 1s 2s 2p 3s 3p 4s इसी ऑर्डर में सजा देना है, आपका काम हो जाएगा। 1s 2s 2p 3s 3p 4s। अब देखो एक आध दो के कहने से हम नहीं करेंगे, नटाइन चेंज करेंगे। और सर क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है कुछ बच्चे अगर 2 बच्चों का ये प्रॉब्लम और बाकी बच्चों का ठीक है, इसका मतलब मानते हैं ठीक है, क्योंकि सर हम सबका ठीक नहीं कर सकते, मेरे बस की बात नहीं। इसलिए अगर आपके नेटवर्क में क्या प्रॉब्लम है, क्या आपको ठीक करना चाहिए, वो आप भी कीजिए, कुछ हम भी कर देते हैं, तब जाके काम होगा, दोनों आदमी मिलकर होगा सर। नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, आप समझिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। 99% हम जैसे बोलते हैं कि सब बफरिंग कर रहा है, डेली हमको कॉल आता है सर कोई बफरिंग नहीं कर रहा है, हम क्लास कर पा रहे हैं। वैसे हम अपनी तरफ से भी सुधार में लगे हुए हैं कि कब जल्दी से जल्दी आपको और ज्यादा मॉडरेट कर दें ताकि आपको सर अच्छी सुविधा मिल पाए। देखो लिख रहा है लड़का सब चल, भाई मेरे जिनका सब चल रहा है वो जरूर लिखे कि सब अच्छे से चल रहा है, ताकि वो बच्चे जो बफरिंग लिख रहे हैं उनको ये समझ में आए कि कहीं ना कहीं गलती उनकी भी है। जिनका अच्छे से चल रहा है वो जरूर लिखे सर कि सब चल रहा है, और जिनका सब नहीं चल पा रहा है वो डाउनलोड करके देख लीजिए। दूसरा कोई उपाय नहीं, वीडियो अपलोड हो जाता है तो 3 घंटे के बाद 3 साढ़े 3 घंटे में वीडियो अपलोड हो जाता है, डाउनलोड करके देख लीजिए, आपके पास वही एक उपाय है। अब देखिए कहने का मतलब ये हुआ सर, आपको ये ऑर्डर या आपको हम बोले थे 2 8 18 वाला जो ऑर्डर था, 2 8 18 वाला, ये ऑर्डर आप इसको फॉलो कीजिए। उसके बाद हमने कहा हीलियम नियॉन आर्गन, हीलियम नियॉन आर्गन की अगर हम बात करें इसकी परमाणुता 1 होती है, जितने भी अक्रिय गैस उसकी परमाणुता कितनी होती है? 1 होती है। फिर हमने संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता की बात की, तो बाह्यतम कक्षा में अगर मान लो सोडियम लेते हैं, सोडियम 11 ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1, ये पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, यही हो जाएगा आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होगा वो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। संयोजकता की बात करोगे तो संयोजकता का मान भी हो जाएगा आपका 1। हम बोले थे संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 होगा, जो संयोजकता बराबर वही हो जाएगा। अब 5 6 7 8 होगा, 8 में से घटा देंगे, याद है? संयोजी इलेक्ट्रॉन के अलावा जो बच गया उसको हम क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन के अलावा जो बच गया क्या होगा सर? कोर इलेक्ट्रॉन। देखो लड़के लिख रहे हैं सर, बहुत अच्छा चल पा रहा है, कोई बफरिंग नहीं सर, एकदम सर आप लिखिएगा तभी सर हो पाएगा, नहीं तो सर मामला गड़बड़ हो जाएगा। बच्चे कुछ हैं जो एकदम बफरिंग करते रहते हैं, उनका नेटवर्क में प्रॉब्लम है सर, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? वैसे हम अपने तरीके से और भी कुछ सुधार करेंगे आपके लिए भी जिनको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन लगभग बच्चों का सब चल पा रहा है। क्लास आपके सामने देखिए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अगला चैप्टर होगा सर हमारा केमिकल बॉन्डिंग। अगला चैप्टर हमारा होगा केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका हो गया सर समाप्त। आप इसका क्वेश्चन बनाइए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। हम सर अगर हम बात करें H2O एक है, अणु की अगर हम बात करेंगे और परमाणु की, इसमें एकदम ध्यान देने की जरूरत है सर। अगर हम अणु और परमाणु, अणु हो गया सर 1, परमाणु हो गया 2 1 3, और 2s2 हो जाएगा, अणु की संख्या हो गई 2, और परमाणु हो जाएगा 2 1 3 और 2 6, इस हिसाब से परमाणु गिन लेंगे। देखो सब लिख रहा है कि अच्छे से चल पा रहा है सर, लेकिन जिनका सर नहीं चल पा रहा है आप अपनी तरफ से भी कुछ कीजिए, हम अपनी तरफ से भी कुछ करते हैं सर, आपका काम हो जाएगा। मिलते हैं सर हम लोग ब्रेक के बाद अगली कक्षा में रासायनिक बंधन को लेकर। ठीक है, थोड़ा 1 2 दिन से थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, उस पर हम लोग भी काम कर रहे हैं। आप भी सर नेटवर्क चेंज कीजिए, ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं सर हम लोग रासायनिक बंधन में, खूब मजा लगा। और 1 2 दिन से थोड़ा सा क्लास चल रहा है बफरिंग को लेकर, तो तहे दिल से हम सॉरी, हम अपनी तरफ से भी काम कर रहे हैं, अपनी तरफ से भी काम कीजिए सर, तब जाके हो पाएगा। 99 रुपये मेरा गर्दन काट लीजिएगा सब, कैसे हो जाएगा? काटना है तो सर काट लीजिए, हम क्या कर सकते हैं? हम तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाए हुए। थैंक यू वेरी मच। अब फिर भी हम सर करते हैं कुछ जो आपके लिए हम कर पाते हैं। थैंक यू वेरी मच।